गुड मॉर्निंग एवरीवन। लिख लीजिए, जो कल मैंने कहानी बताई थी वही आर्टिकल 19 में आपके लिखा हुआ है, और आर्टिकल 19 आपको बता दें। तब तक आप लिख लीजिए जो कल मैंने बताइए। तेजी से बोलिए। हाँ हाँ। देखिए, न्यायपालिका के सदस्य लाभ के पद पे हैं क्योंकि एक्ट में न्यायाधीशों का उल्लेख नहीं किया गया है, तो टेक्निकली वो लाभ के पद पे हैं। हाँ, क्या कहा आपने? नहीं नहीं, देखिए, लाभ के पद का सिंपल मतलब है कि जो पद हैं एक्ट में वो लाभ के पद हैं। भाई मेरी बात सुन लीजिए। अब 1959 में पार्लियामेंट ने एक्ट बना दिया, तो पार्लियामेंट में जिन जिन पद को लिख दिया वो लाभ के पद पे नहीं है। बात स्पष्ट हो गई। मंत्री लाभ का पद क्यों नहीं है आप बताइए? एक्ट में लिखा गया है। महिला आयोग का अध्यक्ष लाभ का पद नहीं है, एक्ट में लिखा गया है। अनुसूचित जाति जनजाति आयोग का लाभ का पद नहीं है। और तमाम कारपोरेशन के अध्यक्ष भी, क्योंकि बड़ा विवाद हुआ था, हमारी पूरी कहानी बताई नहीं, आगे पार्लियामेंट का भी मामला था। लगभग ये 2004-05 की बात है। 54 सांसद ऐसे पदों पे थे जो एक्ट में नहीं लिखा गया था। बाद में संविधान संशोधन किया गया 2005 में, और 54 पदों को लिखा, इसमें डाला गया भूतलक्षी संशोधन से, जिनसे उनको बचाया जा सके। इसलिए एक्ट में आप देखेंगे न्यायाधीशों के नाम नहीं है। सिंपल सी बात है। जब एक्ट में आप देखोगे तो न्यायाधीशों का नाम है ही नहीं है। इसका सीधा मतलब है जो नाम एक्ट में नहीं है वो लाभ का पद है। तो जब न्यायपालिका के नाम उसमें नहीं है तो लॉजिकली लाभ का पद है। यही बस सिंपल सी बात है। हाँ, अभी तो आधी बात 9 शेड्यूल के बारे में बताई है, पूरी बात बताइए नहीं, थोड़ा वेट कर लीजिए। अच्छा, हाँ बताइए। है, अरे मेरे पुत्र, अब देखो, अब तुमने पहली बात हमने कहा उसकी कहानी हम आगे आपको बता देंगे। भाई सिंपल सी बात है। अब पॉलिटिकल मामला है, आरक्षण का मामला, अगर कल के लिए न्यायपालिका चाहे तुम याचिका दे दो कि भाई खारिज करवाओ, तो न्यायपालिका के विजडम पे है। अब न्यायपालिका ने खारिज क्यों नहीं किया? हो सकता किसी ने चैलेंज न किया हो। चैलेंज किया गया हो तो न्यायपालिका पॉलिटिकल मामलों से बचती रहती है। इसलिए बात सुन लो। अरे मेरे बच्चे, लिखी गई बातों, व्यवहारिक बातों में फर्क होता है। अब न्यायपालिका की जिम्मेदारी है, लेकिन मैं क्या करूं बताओ? मैं न्यायपालिका मैं क्या करूं मेरे पुत्र? अगर न्यायपालिका, बहुत लोगों की जिम्मेदारियां हैं, नहीं काम कर रहे हैं, तो हमें पढ़ना है, सबको जिम्मेदारी याद दिलाना है। हमें जो किताब की बात में, व्यवहारिक बात में बड़ा फर्क है। तो क्या नहीं तो मानते ही बताओ पहले तुम। ठीक है, बात तुम्हारी सही है, लेकिन अब सवाल है कि न्यायपालिका को यही बात कौन जाके बताए कि महोदय आप अपना काम नहीं कर रहे हैं, देखिए मेरे बच्चे कंसर्न है, आप इसको सुनिए। यही चैलेंजेस हैं। क्या कह रहे हो? हाँ, एकदम मेरे बच्चे, एकदम। हाँ बताओ। अच्छा ये बताओ, बाहर पहले पूछ लो तब तुम बताते हैं, पूछ लो।
अरे यार, इतना वकालत करने की आवश्यकता नहीं है। अच्छा, ये बताओ, मूल कर्तव्य कितने लिखे हैं संविधान में? मूल कर्तव्य को बता दो मुझे, कौन कौन से? क्या याद नहीं ना? वही याद करके आना, फिर मैं सारे प्रश्न का जवाब दे दूंगा। याद करके आना। नहीं, बैठ जाओ, अब बैठ जाओ। अब तुम क्लास का टाइम देखो। नहीं, अब ऐसे एक सवाल देखो, दो सवाल देखो, विवाद के जितने सवाल आप पूछ रहे हो सब विवादास्पद है। और मेरे बच्चे, हम विवाद तो इतने हैं कि हर पल पे विवाद हम खड़ा करेंगे। ये कुछ काम की बात पढ़ो, बाकी बाकी पावरफुल बन जाओ, फिर उसके बाद देखना सब। मूल कर्तव्य याद करके आना, उसके बाद मैं सारे सवाल बता दूंगा। मूल कर्तव्य याद करके आना पड़ेगा। क्या करें? वही तो मैं कह रहा हूं, मूल कर्तव्य याद करें ना, उसके बाद जो जुड़ा है वो मैं बता दूंगा। हाँ, मूल कर्तव्य को याद करके आना। अच्छा, अब ये बताओ मेरे बच्चे, अगर तुम्हारे सर 15-15 मिनट सब इतने बच्चे जोश में आ जाए, सवाल पूछने लगे, तो क्लास का क्या हो जाएगा? फिर थोड़ा सा व्यवहारिकता भी रखनी चाहिए। अच्छा अच्छा, लास्ट पूछ रहे हो या और भी पूछोगे? लास्ट, हाँ बताओ। उपाधि कंद। ये प्रभु, क्या कह रहे हो? यार नहीं नहीं, अरे गंदी बात, गंदी बात, ऐसे मत करो यार। गंदी बात कर रहे हो। अब देखो, ठीक नहीं यार, देखो तुम अब पढ़ो, पहले पढ़ो यार, बच्चे हो यार अभी। अब देखो, एक बात मैं समझा दूं। अरे मेरे बच्चे, जिस 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 देख लो, जिस पे आप विवाद कर रहे हो, उस पे न्यायपालिका में हर दिन 10-10 केस जाते हैं। वही तो न्यायपालिका का काम ही है। हमें विवाद पैदा नहीं करना है, हमें जो मूल बातें हैं बस वही याद करके। विवादास्पद एक बात एग्जाम में पूछी नहीं जाती, हमारे काम की नहीं है। बाकी पढ़ने का, अरे मेरे बच्चे, पढ़ने कोई उम्र थोड़ी होती है, जिंदगी भर पढ़ते रहो। नहीं मान रहे हो तुम? ये जानते हैं, ये अब इस केस के बाद मैं कहानी बताता हूँ। बैठ जाओ मेरे बच्चे। मेरे गांव में एक पंडित जी थे। मेरे 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 गांव में पंडित जी थे। उनके पास एक बड़ी अच्छी गाय थी। तो पंडित जी ने शर्त रखा कि जो गीता के इस श्लोक का अर्थ बता देगा उसको मैं अपनी गाय दे दूंगा। तो उनकी पत्नी बहुत नाराज हो गई। उनके, क्या बात करते हो, यहाँ पूरा गीता का अर्थ बता देंगे? उनका, मैं मानूंगा तब तो। ये कह रहा है कि हम सब आपकी बात मान रहे हैं, लेकिन फिर एक सवाल और देखो, जितने भी आप सवाल पूछे सब ओपिनियन बेस है, बुरा मत मानना। जितने भी सवाल आप पूछ रहे हो उसके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से रिलेवेंस नहीं है। आप विवाद पैदा कर रहे हो। हमारा पर विवाद पैदा करना ही है। थोड़ा पढ़ाई को चेंज करो। देखो अभी यही तो हमारा काम बच्चों को बताना होता है। आप जितने सवाल पूछोगे, टीचर होने के नाते मेरा काम है सवाल को इनकरेज करना, सच बात है, इन आपको सही रास्ते पे भी रखना। अरे मेरे पुत्र, जितने आईएएस हो गए हैं, आज तक किसी ने फोन करके नहीं पूछा सर अनुच्छेद 19 में सुप्रीम कोर्ट क्यों नहीं कर रहा है ऐसा? वो क्या, सुनो सुनो, अरे मेरे पुत्र सुन ही नहीं मेरे बच्चे। अब जानते हो क्या बताते हैं? वो क्या बताते हैं? सर सिंगापुर होके आ रहे हैं, सर इनसे मुलाकात हुई, चीफ सेक्रेटरी, ये सब बातें बताते हैं। दिल लगी विषय से करना है पढ़ना, दिल लगी मत करो। अब यही, अब अरे अच्छा, यही बच्चे, अरे मेरी बात इतनी मान लो, बाकी विवाद चलता रहेगा। अब लिख लो, आवाज बढ़ा दे रहे हैं आप लोग, शांत हो जाओ। तो अब देख, ये भी पूछने के एकदम ऐसे मिसाइल बना रहे हैं, उसको देख, इसको जोश आ रहा है, देख लो। ओह माय, यही समस्या है। अरे मेरे, शांति शांति, पढ़ लो पहले काम की बात। उससे ज्यादा ये बात मैं सीरियसली कह रहा हूं बच्चों, सच मानो। बहुत प्रोफेशनल, हमारे पास इतना टाइम ही नहीं होता। मतलब हमारा तो इतना चैलेंजिंग काम होता है कि समय सीमा, देखो इसलिए आईएएस एक बड़ा मैनेजर होता है। इस पर्पज को, अपने पर एग्जाम के पर्पज को हमेशा ध्यान रखना। हमारी चैलेंज क्या है? बड़ी बड़ी बातों को शॉर्ट में करना, संक्षेप में करना। बड़ी सारी विवाद हैं, उसको लेके 5 पॉइंट में समराइज कर लेना। आपको लगता है कि आरक्षण का विवाद हम अगर देखें तो 4 दिन चलता रहेगा। मैंने आरक्षण के सारे विवाद को 2 पेज में खत्म कर दिया। ये प्रोफेशनल तरीका है।
आपको इस पैटर्न पे सीखना है, बाकी ज्ञान अर्जित करना दुनिया में चलता रहेगा। तो इस एग्जाम में हमेशा इस बात पे आप खूब कंसंट्रेट करो, खूब ध्यान से देखो, सुनो, और आप देखोगे जब काम की बातें आपके पास इतनी आ जाएंगी। मैं ये बात क्यों कहता हूँ, जैसे एक क्लास में एक बच्चा बहुत तंग करता था, एक क्लास ऐसे थी, तो भाई देखो हम तो बच्चों को कभी कह नहीं सकते सवाल मत पूछो, तो मैंने कहा देखो यार बच्चे, मैं तुम्हारे हर सवाल का जवाब दे दूंगा, तुम धन विधेयक में क्या लिखा गया है वो मुझे याद करके बता देना। वो ध्यान से आप देखो बच्चे गलती कहाँ करते हैं। अगर वित्त आयोग का काम पूछ लोगे तो 99, मैं ही नहीं जानता सर, एक आध बच्चे को याद हो जाएगा, 99 बच्चों को याद नहीं होता वित्त आयोग काम क्या है, धन विधेयक में क्या लिखा गया है, अमूल कर्तव्य क्या है, निदेशक तो बेसिक बातें बिल्कुल याद नहीं होती। हम संविधान में विवाद पैदा करते हैं, उसका एक रत्ती फायदा नहीं बोला एग्जाम में गड़बड़ होता है। और अब ये बहुत याद रखना, कहीं देखो बुरा मत मानना इस बात का, कई बार हम सवाल इसलिए भी पूछते हैं कि मतलब लोग समझें कि मैं बहुत पढ़ रहा हूँ। याद रखो 99% में देखा है क्लास में जो कोने बैठा रहता है, अपना क्लास क्या मतलब निकल गया, एग्जाम में बहुत अच्छा कर जाता है। बात देखो टीचर होने के नाते ये कभी मत सोचना जो ज़्यादा सवाल पूछता है उस समय इम्प्रेस हो जाऊंगा, एकदम नहीं होता। एग्ज़ाम का पर्पज अलग होता है, एग्ज़ाम का पर्पज आपका अलग है, इसलिए एकदम से सेल्स मैनेजर तरह काम करो। इतना हमें बेचना है, इतना समय है, सेल्स मैनेजर टास्क होता है ना, इतना समय है, इतना बेचना है, उतने में कंप्लीट करना है सिलेबस, बाकी दुनिया चलती रहेगी। तो थोड़ा सा तरीके को प्रोफेशनल बनाओ। बाकी अब जो भी सवाल पूछोगे जवाब तो मैं देने के लिए ही हूँ। अब आप लिख लो। देखो हमारे पास तो रोज 20-20 सवाल आए रहते हैं, जबकि उस भाई अगर एक एक सवाल हम देखना शुरू कर दें फिर तो 2-4-10 दिन सवाल ही चलता रहेगा। तो कई बार जो हम बता देते हैं उस पर भी बच्चे पूछते रहते हैं ऐसा क्यों, ऐसा क्यों, ऐसा क्यों। चक्कर मत पड़ो, लिख लो। क्या लिखा आपने? क्या? हाँ, स्वतंत्रता लिख लो, हेडिंग मेरे बच्चे। ये लिखा हुआ है, लेकिन इसको हम ऐसे नहीं पढ़ेंगे जैसा आर्टिकल में लिखा हुआ है। हम कैसे पढ़ेंगे? लिख लीजिए, हेडिंग है स्वतंत्रता और राष्ट्रीय एकता अखंडता के बीच समन्वय और सामंजस्य। हेडिंग स्वतंत्रता और राष्ट्रीय एकता अखंडता के बीच समन्वय और सामंजस्य। स्वतंत्रता, राष्ट्रीय एकता अखंडता के बीच समन्वय और सामंजस्य। पहला पॉइंट स्वतंत्रता को मूल अधिकारों में भी सर्वाधिक मूल कहा जाता है, फंडामेंटल अमॉन्ग फंडामेंटल्स। स्वतंत्रता को मूल अधिकारों में भी सर्वाधिक मूल कहा जाता है। और अनुच्छेद 19 के खंड 1 के विभिन्न भागों ए, बी, सी, डी, ई, एफ हटा दिया गया, जी। अनुच्छेद 19 के उपखंड ए से जी तक
विभिन्न भागों का मतलब ए बी सी डी ई एफ जी। ई जी, एफ हटाया गया, एफ हटा दिया गया है, कारण बता देंगे। स्वतंत्रता का उल्लेख किया गया है। अगला पॉइंट, इनमें अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का सर्वाधिक महत्व है। इसमें अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का सर्वाधिक महत्व है। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का सर्वाधिक महत्व है, जिसमें अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का सर्वाधिक महत्व है, जिसमें निम्नलिखित आयाम भी शामिल होते हैं। जिसमें निम्नलिखित आयाम भी शामिल होते हैं। जिसमें निम्नलिखित आयाम भी शामिल होते हैं। पॉइंट नंबर 1, फिल्म का निर्माण। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में निम्नलिखित आयाम भी शामिल होते हैं। पॉइंट नंबर 1, फिल्म का निर्माण, फिल्मों का निर्माण, है ना। बी, प्रेस की स्वतंत्रता, फिल्मों का निर्माण, प्रेस की स्वतंत्रता। सी, सोशल मीडिया की स्वतंत्रता, सोशल मीडिया की स्वतंत्रता। अगला, असहमति आलोचना का अधिकार। अगला, असहमति आलोचना का अधिकार। असहमति आलोचना का अधिकार। अगला, झंडा फहराने का अधिकार। झंडा फहराने का अधिकार, ब्रैकेट में नवीन जिंदलवाद। झंडा फहराने का अधिकार, ब्रैकेट में नवीन जिंदल। झंडा फहराने का अधिकार, ब्रैकेट में नवीन जिंदल। हमारे यहाँ इंडस्ट्रियलिस्ट है नवीन जिंदल, सांसद भी रहे हैं। नवीन जिंदलवाद। अच्छा, प्रेस की स्वतंत्रता, ब्रैकेट में बेनेट कोलमैनवाद, क्योंकि बहुत लैंडमार्क है ये। प्रेस की स्वतंत्रता के ब्रैकेट में क्या लिखेंगे? बेनेट। बेनेट कोलमैन बात। अगला, सूचना का अधिकार। अगला है, अगला जो भी ABCD में आपका आ जाए, सूचना का अधिकार। सूचना का अधिकार, ब्रैकेट में एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स। एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स वाद, ये 2002 में था। एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स वाद। और वाद भी बहुत ऐसे नहीं जो बहुत लैंडमार्क है, अदरवाइज तो एक एक मामले में 50-50 वाद हैं। कोर्ट की लड़ाई बड़ी चलती रहती है।
अब जरा सोच के देखिए, और जब एडीआर की बात करते हैं, एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स एक एनजीओ है। आपने देखा होगा एडीआर ने तमाम केसेस दायर कर रखा है उच्चतम न्यायालय में। एनजीओ का मतलब है कि नागरिक समाज का भाग है, हमारा आपका भाग है। अभी अभी आपने देखा होगा कि जो चुनाव फंडिंग के मामले में इलेक्टोरल बॉन्ड का था मुद्दा, एडीआर ने ही जो दिया था। आपने ये भी देखा होगा एडीआर क्या करता है, हमारे यहाँ जो उम्मीदवार है चुनाव में लड़ने वाले, कितने अपराधी हैं, कितना उनका पैसा है, ये सभी इंफॉर्मेशन को आगे बढ़ाता है एडीआर। तो एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स एक बड़ा एनजीओ है जो इन सब चीज़ों को दिखाता है। इसका मतलब है आर्टिकल 19 क्लॉज ए, सब क्लॉज ए में दो शब्द लिखा गया है, बोलने और अभिव्यक्ति। देखिए, बोलने का मतलब है कि मैं बोलूं या मैं किसी माध्यम से बोलूं, तो टेलीविज़न, इसलिए आप प्रेस। इसलिए आप देखोगे हमारे यहाँ केवल दो ही शब्द संविधान में लिखा गया, वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, लेकिन इसमें तमाम बातें आ जाती हैं। और ये इतना महत्वपूर्ण है, इसलिए कहा भी जाता है कि अगर 19 को आप देखोगे तो ये फंडामेंटल एमॉन्ग फंडामेंटल है। भाई बिना बोले अगर कोई आपको कहे बोलो, तो दूसरे जैसा बोलें या दूसरे से अलग बोले। इसलिए बोलने, जो सरकार कह रही है वही बोलें या सरकार के खिलाफ भी बोलें। बोलने की बहुत बड़ी बात होती है। जहाँ बोलने की आज़ादी होगी वहाँ असहमति होगी। यदि अब कई बार हम क्लास में, आप कहोगे सर क्लास में तो बोलने का अधिकार आप नहीं दे रहे हो। नहीं बच्चों, मैं दे तो रहा हूँ, लेकिन अब ये भी कहोगे समय से भी सिलेबस भी ख़त्म हो जाए, सब चीज़ें हो जाए, तो कई बार कई व्यवहारिकता आ जाती है। और आप अगर को जीवन में कई जगह हम बोलने के साथ अनुशासन को भी रखना पड़ता है। तो बोलने का अधिकार दिया जाए, सेना को भी दे दिया जाए। इसलिए आप याद रखिए, हमारे यहाँ कोई अधिकार एब्सोल्यूट नहीं होता, निरपेक्ष नहीं होता। बोलने का अधिकार है, लेकिन उसमें थोड़ा रिस्ट्रिक्शन लगा दिया गया। इसलिए वाक का मतलब बोलना, अभिव्यक्ति का मतलब कई माध्यम है। बात को ऐसे देखिए, अगर आर्टिकल 19(1)(a) नहीं आता तो भारत में सिरफिरा नहीं आता। सिरफिरा सुना है कि नहीं आपने? अरे फिल्म का नाम है मेरे बच्चों, कमाल की बात है। अब एक नई फिल्म रिलीज हुई है। अच्छा, ये अगल बगल दुनिया में पॉलिटिकल अलावा और कुछ नहीं देखते क्या? वो सब देखना ज़्यादा जरूरी है। अरे मेरे बच्चों, जीएस के स्टूडेंट हो तो दुनिया में सब पे जानकारी होनी चाहिए कि नहीं? मेरे बच्चे ऐसे क्यों बैठे हो? मतलब किसी से कोई झगड़ा हो गया है? क्या हो गया है मेरे बच्चे? हाँ बताओ, जवान आदमी आगे बैठा हुआ है, ऐसे करके बैठा हुआ है, ये शोक की मुद्रा है मेरे पुत्र। किसी से अलगाव हो गया हो तो बताओ, मतलब ऐसा नहीं हुआ ना? बताओ, जवान आदमी कैसे बुढ़ापे की तरह बैठता है यार। तो मेरे बच्चों, ये आर्टिकल 19 क्लॉज ए में बहुत सारी आज़ादी है कि बोलने की आज़ादी। अब सवाल ये है, ज़रा सोच के देखे, बोलने की आज़ादी ना होती तो हमारे फिल्म नहीं बनती, बोलने की आज़ादी ना होती तो किताब नहीं लिखा जाता, किताब भी लिखने की आज़ादी है। लेकिन अब सवाल है, इसमें लिख लीजिए, किताब लिखने की आज़ादी। अगला पॉइंट है किताब। अभिव्यक्ति में ये भी तो आएगा किताब लिखना। और अंत में चुप भी रहना। अगर मैं कुछ पूछूं और नहीं बोलते हो तो मैं आपको जबरदस्ती नहीं कर सकता। तो चुप रहना भी आपका फंडामेंट, बोलने में क्या होता है, चुप रहना भी आपका अधिकार है। और जरा सोच के देखिए, ये बोलने का अधिकार है या लोकतंत्र का फंडामेंटल पॉइंट है? मेरे बच्चों, लोकतंत्र क्या लोगे, चुनाव के माध्यम से, अधिकारों के माध्यम से? धीरे से बोल रहे हो। लोकतंत्र में बड़ा क्या है, चुनाव या फंडामेंटल राइट? फंडामेंटल राइट में बोलना या विधि के समक्ष समानता? बोलना। आप याद रखो, आपको पता है आर्टिकल 19 का महत्व कितना है। क्लास जो आप बोल रहे हो वो किसका यूज कर रहे हो? कोई मना नहीं कर सकता। अगर यही क्लास नॉर्थ कोरिया में रही होती, जरा सोचो। आप याद रखें, कई जगह 19 नहीं होता, जहां कई बार हम आज़ादी का महत्व ऐसे नहीं समझ पाते दोस्तों। आज़ादी का महत्व हम रियलाइज नहीं कर पाते कितना बड़ा गिफ्ट है। क्योंकि अगर आपको कभी नॉर्थ कोरिया में, आज मैं आपको आर्टिकल 19 न पढ़ाऊं,
आज़ादी का महत्व तो न बताऊं पर एक जगह भेज दूं, इसका नाम क्या है? नॉर्थ कोरिया। दूसरी जगह अफगानिस्तान। आज़ादी का मतलब आपको आप अपने आप समझ आ जाएगा आज़ादी का मतलब क्या होता है। तीसरी जगह मैं आपको कभी नहीं भेजना चाहूँगा, जिसका नाम है तिहाड़। मेरे बच्चों, संजू बाबा मतलब जानते हो? संजू बाबा जब पहली बार जेल गए तो उन्होंने कहा आज मुझे पता चला कि आज़ादी का मतलब क्या है। मेरे बच्चों, जेल में जो रहता है आपको पता है, खाना खाने का नियम है शाम को 6 बजे खाना मिला, और आपकी चॉइस पे नहीं कि आज चटनी वाली चाहिए, पिज्ज़ा बर्गर चाहिए। आज खाना रोटी दाल मिलेगा, रोज़ वही मिलेगा। आपके डिमांड से मिलेगा या जो वहाँ है वो खाना पड़ेगा? शाम को 6-7 तक खा लीजिए, 8 बजे सेल बंद, सेल के अंदर रहना है। और यहाँ देखो 12 बजे रात वजीराबाद में घूम रहे हैं। आज़ादी का मतलब है वजीराबाद नहीं, मुखर्जी नगर में जाके सारे बच्चे उधर घूमते हैं। और पता चला रात में आप चले जाओ इंडिया गेट के आसपास तो कई बच्चे तो बाइकिंग करते हैं, स्टंट मारते हैं। आज़ादी है मेरे दोस्तों, आज़ादी ही तो है। अब बताओ, इसे कभी आपने ध्यान दिया है? आज़ादी हमें मूल स्वभाव में ही है। वही बात अलग है कि कहीं पेरेंट्स, कहीं परिवार, कहीं टीचर, कहीं धर्माधिकारी, कहीं सरकार इसको दबाने का प्रयास करती है। कभी आपने सोचा इस बात को? जितने बच्चे स्कूल से कॉलेज जाते हैं, स्कूल में ज़्यादा अच्छा लगता है कॉलेज में? क्यों? स्कूल में ऐसा क्या नहीं होता जो कॉलेज मिल जाता है? क्या होता है? क्या क्या? ये मैं याद रखना, पहली बार यूनिफॉर्म से छुटकारा मिलता है। और यूनिफॉर्म जब छुटकारा मिल गया उसके बाद देखो मैं कैसा फैशन लाता हूँ। स्कूल में कई बार मेरा मन होता है फैशन, और स्कूल में बड़ा डिसिप्लिन होता है। स्कूल में टीचर नाखून बढ़ाए, ये सब स्कूल में होता है। एक बात याद रखिए, इसलिए स्कूल में हमें आज़ादी नहीं मिलती कि मैडम आ जाती है, प्रिंसिपल मैडम का, और यूनिवर्सिटी में तो जाके वीसी का ऑफिस हम तोड़ देते हैं, जिंदाबाद मुर्दाबाद। इससे यूनिवर्सिटी और कॉलेज में एसोसिएशन बनता है स्टूडेंट का, क्योंकि स्टूडेंट के डेमोक्रेटिक राइट्स हैं, बराबर है। स्कूल में अधिकार आपको नहीं होता बच्चों। तो आज़ादी तो फंडामेंटल है, फंडामेंटल में फंडामेंटल है। और आपको मैं बता दूं, अगर हमारे संविधान के सारे भाग रखकर इस देश को तानाशाही में बदलना चाहते हैं तो मेरे पास एक उपाय है। संविधान में सारे भाग एज इट इज रखिए, इसके बावजूद एक कोई ऐसा आर्टिकल हटा दीजिए जिससे देश सच में तानाशाही बन जाएगा। कौन सा आर्टिकल है? 19 है बच्चों, ये बहुत बड़ी बात है। और इतिहास आपको देख लो, गौरवमयी क्रांति थी या आज़ादी का सपना था? अरे मेरे बच्चों, आज़ादी की, चूंकि देखिए एक बात याद रखना, जो चीज़ हमें कई बार पैदाइशी मिल जाती है उसका वैल्यू नहीं समझ पाते। फ्री में मिल जाती है, वैल्यू नहीं समझ पाते। वैल्यू समझना हो तो भगत सिंह से पूछो, भगत सिंह के जगह पे होते तब समझ पाते इसके लिए लोगों ने क्या बलिदान दिया है। तिलक, नेहरू, पटेल, डॉक्टर अम्बेडकर, इन लोगों ने तो आज़ादी की लड़ाई की। यानी आप जरा सोच के देखो, एक ज़माने में था हमारे यहाँ धर्माधिकारियों का इतना प्रभाव था कि इंग्लैंड में, यही यूरोपीय देशों ने किया। अरे मेरे बच्चों, यूरोप में संपन्नता इसलिए ज़्यादा है कि सबसे पहले उन्हें आज़ादी की मांग की। जहाँ आज़ादी रहेगी वहीं संपन्नता रहेगी। जहाँ आज़ादी नहीं रहेगी, आदमी भीड़ जैसा जिएगा, तो भीड़ जैसा जिएगा तो भाई उसकी प्रतिभा क्षमता का विकास ही नहीं हो पाएगा। जब मैं आपको आज़ादी दूंगा तभी तो प्रतिभा क्षमता का विकास करोगे मेरे बच्चों। इसे देखो, हमारे यहाँ जैकलिन फर्नांडिस, नौरा फतेही, उधर से, अच्छा आप इनके बारे में जानते हो क्या? बहुत ज़्यादा जानकारी रखते हो मेरे दोस्तों। कभी आपने सोचा है? और एक याद रखिए, आज़ादी का मतलब क्या है। प्रियंका चोपड़ा देखो, हॉलीवुड में काम किया, बॉलीवुड में काम किया, जाके उधर सेटल हो गई, कभी इधर आती है। आज़ादी है ये। अब हमने जिस गांव में पैदा हुए उसी में शादी कर लिया, कोई आज़ादी है दोस्तों? कमाल की बात। दूसरी बात, ब्रूनो ने पहली बार कहा था, ब्रूनो ने पहली बार ये बोल दिया था कि अरे भाई, जब फिजिक्स का प्रिंसिपल लगाया, विवेक का प्रयोग किया, ब्रूनो ने कहा पहले बाइबल में बात लिखी गई थी,
कि सूरज घूमता है, धरती स्थिर है। ब्रूनो ने कहा नहीं नहीं नहीं, मेरा साइंस कह रहा है धरती घूमती है। पादरी ने कहा कौन ऐसा वाहियात आदमी आया है, पकड़ो इसको, जिंदा जला दो। ब्रूनो को अपनी जान देनी पड़ी सच बोलने के कारण। और आज भी आप देखिए ऐसे धर्मांध लोगों की दुनिया में कमी नहीं है। कई बार तो हम किसी बात को इसलिए मान लेते हैं, ग्रंथ में लिखा हुआ है, अरे एक बार विवेक का भी प्रयोग कर लो, उसी भगवान ने तो विवेक दिया है ना। कमाल की बात है दोस्तों। और हम यूरोप की आलोचना करते रहते हैं, जरा देखिए तो किन 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 खिलाफ लड़ा हुआ है उन्होंने, कैसी कैसी व्यवस्थाओं उठा के फेंक दिया। उसके बाद राजा आया, राजा ने कहा मुझे ईश्वर ने बनाया है। फिर ब्रूनो ने दिमाग ला, ब्रूनो ने कहा मेरा फिजिक्स नहीं बता रहा ईश्वर कहीं है। ये बताओ, दुनिया आज तो स्पेस है, सैटेलाइट है, इतनी सैटेलाइट हमने छोड़ रखी है, कहीं स्वर्ग की तस्वीर दिखी, जन्नत कहीं दिखा? कमाल की बात है। उसके बाद फिर उधर से न्यूटन आ रहा था। न्यूटन टकरा गया पादरी से। पादरी ने कहा ये दुनिया ईश्वर ने बनाई है। न्यूटन ने कहा मुझे समझ में नहीं आ रहा है दुनिया ईश्वर में, मुझे तो लगता है भौतिक अणुओं से दुनिया बनी हुई है। इसलिए जब बनाने वाला ही भौतिक अणु है तो ना आत्मा है ना परमात्मा है। आत्मा होगी तो परमात्मा होगा। हम आत्मा हैं या मिट्टी के पुतले हैं? यही तो फिजिक्स मानता है। ये फिजिक्स था या वैचारिक क्रांति थी? मेरे बच्चों का भी आप ध्यान देना, यूरोप में फिजिक्स केमिस्ट्री क्यों आई? आजादी आई। और जहां फिजिक्स केमिस्ट्री नहीं आई, धर्म ग्रंथ पढ़ के निर्वाण प्राप्त कर रहे हैं, स्वर्ग प्राप्त कर रहे हैं। प्राप्त कर लो स्वर्ग, ले लो। ओह माय गॉड। कई बार तो मुझे तरस आता है यार, कैसी कैसी विवेकशील, मतलब विवेक कैसा कहता है कि अला वो स्वर्ग जा रहे हो, उसके बाद पूछ पकड़े लटके हो वहाँ पे। अरे मेरे बच्चों, बड़ी सी कार चाहिए या स्वर्ग चाहिए? बड़ा सा घर चाहिए या स्वर्ग चाहिए? ये धरती चांद से बेहतर नजर आती है हमें, याद रखना हमें। इसलिए मेरे दोस्तों, मैं उस फिल्म को बहुत देखता हूं, पैसा पैसा करती है, पैसे पे मरती है। अरे रब से क्यों नहीं डरते? रब हो तब तो डरे। इसलिए मेरे बच्चों, हमारा संविधान रब को मानता है या जन संप्रभुता को मानता है? हमारे संविधान धार्मिक थे या वैज्ञानिक थे? ईश्वर अब नहीं भाई दद। और प्रस्तावना में डिबेट हुआ, प्रस्तावना में हुआ ये लिखें ईश्वर की शपथ, कहीं सब बेकार की बात मत करना। प्रस्तावना तक में ईश्वर की बात नहीं आई मेरे बच्चों। कितनी बड़ी बात है, हमारे संविधान को पढ़ जाओ, धर्म और उनकी बात नहीं है उसमें। ये संविधान निर्माता है फिजिक्स से प्रभावित थे, केमिस्ट्री से, मैथमेटिक्स से, जिसने दुनिया बदल दिया। या भोले बाबा ने दुनिया बदल दी। मैं भोले बाबा का भी एक अनुयायी से पूछ रहा था क्या मिलता है, तो उनका ये नल है, उसी पानी पी लो तो सब दुख दूर हो जाता है। हम कहा पियो पानी बेटा। हम कहा क्या करते हो? कब मजदूरी करते हैं। हम कहा दुख दूर हो गया। हम कहा सारा दुख दूर हो गया। अब बताओ क्या उपाय है? कहीं भोले बाबा है तो कहीं कौन धाम है? ये लोग फिजिक्स से पुंगी बजाने वाले लोग हैं। मेरे बच्चों, फिजिक्स में भरोसा है या धाम में भरोसा है? क्या यार दुनिया, क्या संविधान निर्माता समय से कितने आगे थे, सोचिए। कि विवेक देखिए, आजादी है, मानव को खुला छोड़ देना है। खुला छोड़ दिया, बोलो जो मर्जी हो, विचार करो, आलोचना करो, किताब लिखो, फिल्म बनाओ, खेलो, मॉडल बनो। इससे मैंने कहा था आज कुछ अजीब से कपड़े पहन के आना, लेकिन मुझे लगता है आज़ादी का प्रयोग किया नहीं। लेकिन अभी अभी धीरे धीरे प्रयोग करना। सवाल यही तो है, आज़ादी दे दी, अगले पैराग्राफ से लिख लो क्या लिखा आपने। इसलिए मेरे बच्चों, ये आज़ादी है या लोकतंत्र का सबसे बड़ा पड़ाव है? ये आज़ादी है, बंधनों से मुक्त कर देना है। आगे क्या कुछ पूछना है? तो अभी कुछ बताया नहीं, क्या पूछोगे? पूछो मेरे पुत्र। असहमति, अच्छा, असहमति, आलोचना का अधिकार। अभी बताओ,
18 साल के हो तो अपना वोट का अधिकार है या ताऊ से पूछ के वोट दोगे? जो शर्ट पहना है किसी से पूछ के पहना है या खुद ही पहना है? खुद ही पहना है। किसी ने कहा था मत पहनो? किसी ने नहीं कहा था? अच्छा, तो बहुत अच्छी बात है। असहमत का सीधा मतलब है, अब असहमत का मतलब का एग्जाम्पल बताया था। मैं शादी में गया, अब मेरी वाइफ ने कहा कि ये कपड़ा पहनो। मैंने कहा क्यों? उनका हमने पहना है। उनका तुम्हारा जीवन अलग है, मेरा जीवन अलग है। असहमति है। मोदी जी ने कहा सेल्फी, ये सेल्फी लेके अब मेरी सेल्फी लो। मैंने कहा मन नहीं कर रहा है, मैं अपनी सेल्फी लूंगा। मुंह में कैसे हो? ऐसे का ऐसे सेल्फी लूंगा मैं। मोदी की सेल्फी क्यों लो भाई? कमाल की बात है। यही तो असहमति है मेरे बच्चों। मैं आपके पहनने से, खाने से पूरे जीवन असहमत रहूंगा, लेकिन आपके बोलने के अधिकार को रोकूंगा नहीं। ये वाल्टियर ने कहा था। आप बोलिए असहमति। आलोचना का मतलब है सरकार ने कुछ कहा तो मैं उससे डिसएग्री हूं। ये हमारा फंडामेंटल राइट है। एक बात याद रखिए, सरकार ने फंडामेंटल राइट दिया है या संविधान ने? सरकार छीन लेगी क्या? नहीं, प्रयास करे तो क्या होगा? लिख लो मेरे बच्चे, अगला अगले पैराग्राफ से लिख लो। भारत की स्वतंत्रता के दौरान भारत की स्वतंत्रता के दौरान अब देखिए ऑनलाइन वाले क्लास, वो ये सब बच्चे पता नहीं किस दुनिया से आते हैं। अब 31C पूछ रहा है अभी, जो मैं पढ़ा रहा हूं उससे उनका मतलब नहीं, उनका अलग ही डिबेट चलता रहता है। क्या लिखा आपने? भारत, हाँ, भारत की स्वतंत्रता के दौरान और संविधान निर्माण के बाद संविधान निर्माण के बाद संविधान निर्माण के बाद नागा आंदोलन, नागा जो भी नागालैंड में है, नागा आंदोलन, तेलंगाना आंदोलन, तेलंगाना आंदोलन विद्यमान था। तेलंगाना आंदोलन विद्यमान था और आज भी पूर्वोत्तर राज्यों में, कश्मीर में, पूर्वोत्तर राज्यों में, कश्मीर में राज्य की सुरक्षा के लिए गंभीर चुनौती विद्यमान है। पूर्वोत्तर राज्यों में, कश्मीर में राज्य की सुरक्षा के लिए गंभीर चुनौती विद्यमान है। राज्य की सुरक्षा के लिए गंभीर चुनौती विद्यमान है। इसलिए संविधान निर्माताओं ने निरपेक्ष स्वतंत्रता नहीं दी। निरपेक्ष स्वतंत्रता अंडरलाइन, इसलिए संविधान निर्माताओं ने निरपेक्ष स्वतंत्रता नहीं दी। निरपेक्ष स्वतंत्रता नहीं दी, अपितु संविधान से ही स्वतंत्रता पर प्रतिबंध आरोपित कर दिए। अपितु संविधान से ही स्वतंत्रता पर प्रतिबंध आरोपित कर दिए।
जिसका उल्लेख अनुच्छेद 19 के खंड 2 से जिसका उल्लेख अनुच्छेद 19 के खंड 2 से खंड 6 तक विद्यमान है। अनुच्छेद 19 के खंड 2 से खंड 6 तक विद्यमान है। अगला पॉइंट, यदि संविधान में स्वतंत्रता पर यह प्रतिबंध लागू न होता यदि संविधान में स्वतंत्रता पर यह प्रतिबंध लागू न होता तो स्वतंत्रता को सीमित करने के लिए संसद या विधानसभा विधि का निर्माण नहीं कर पाती। तो स्वतंत्रता को सीमित करने के लिए संसद या विधानसभा विधि का निर्माण नहीं कर पाती। ये कितनी बड़ी बात हो गई। अब रिलेशन को आपको बता दें, और देखिए अभी तो आर्टिकल 19 क्लॉज 1A की बात कर रहे हैं, BCD भी आपको बेसिक बता देंगे। ये सबसे इंपॉर्टेंट बोलने वाली बात है और वो सीरीज में है और उसमें रटने की आवश्यकता नहीं है। देखिए बोलेंगे कब, अच्छा मैं इस क्लास में अकेले आके बोलूँ, इससे ऑनलाइन क्लास में अजीब सी बात होती है। जैसे होता नहीं कि ऑनलाइन क्लास में से बोले जा रहे हो तो बोलने का अधिकार अजीब से लगता है बिना असेंबली के। ये हम लोगों का क्या है, असेंबली है। बोलने के लिए असेंबली चाहिए, अकेले ही मैदान में चिल्लाओगे। असेंबली पीसफुल होनी चाहिए, तमंचे के साथ पीसफुल होनी चाहिए। यही तो बात है, यानी सीधी सी बात है, बोलने के लिए असेंबली चाहिए और असेंबली चाहिए तो सवाल है कि असेंबली चाहिए तो दोबारा भी असेंबली हो तो क्या करना पड़ेगा? एक ही बार असेंबली होगी या दोबारा होगी? दोबारा भी असेंबली होगी, तो दोबारा असेंबली होगी, समूह संगठन बनाना पड़ेगा, समूह संगठन यूनियन एसोसिएशन बनाना पड़ेगा, भाई व्हाट्सएप ग्रुप बनाना पड़ेगा, भाई यहाँ रैली है चलो चलते हैं। अच्छा समूह संगठन बना लिया तो बैठे रहोगे या पूरे देश में आओ जाओगे। इसे मेरा कल बच्चा बता रहा था, मैं पटना से दिल्ली आया, पटना से गई दिल्ली, दिल्ली से गई पटना, फिर भी न मिला KGS। ऐसे ही तो यात्रा हुई थी। इसे क्या आओ जाओगे? और यहाँ पे आना जाना बहुत बड़ा अधिकार है बच्चों। हमने फिर कहा जो मुफ्त में मिलता है वो समझ में नहीं आता। कोई विदेशी आदमी आता है भारत की यात्रा पर, उसके वीज़ा पर लिख दिया जाता है कि आप राजस्थान जा सकते हैं, उसके अलावा कहीं नहीं। और अगर वो राजस्थान के अलावा उसको किसी ने बता दिया भाई आए हो ताजमहल भी से लगा निपटा लो, नहीं आ सकता। आप इस हिंदुस्तान में आज यहाँ क्लास कर रहे हैं, कल मौसम अच्छा हुआ झोला उठाइए दंदना के आइए जाइए। कई हमारे परिचित प्रोफेसर हैं वो तो हमेशा आते ही जाते रहते हैं। भाई प्रोफेसर का मतलब क्या है? बादशाह? कोई पूछने वाला तो है नहीं। वो प्रोफेसर मतलब चलती फिरती किताब। अब वो घूमता रहता है पूरे भारत में आओ जाओ, ये फंडामेंटल राइट है, सब सीरीज से है, उसको रटने की आवश्यकता नहीं है। किसी भी चीज कहानी की तरह पढ़िए, दिमाग एकदम बंद करके नहीं है। आए जाएंगे तो रुकेंगे या चलते ही रहेंगे? रुकेंगे, कोई जगह अच्छी लग गई तो बस भी जाएंगे या रुकेंगे ही केवल? दिल्ली में क्या इरादा है, रुकने का या बसने का? क्या? ओ माय गॉड, बसने का इरादा दिल्ली में नहीं है? अरे मैंने सुना था दिल्ली दिल वालों की है मेरे बच्चों। एक बात आपको बता दें, IAS अधिकार ब्यूरोक्रेट की सबसे पहली पसंद दिल्ली है मेरे बच्चे। दिल्ली अच्छी लगेगी कि कब मैं बताऊं दिल्ली कैसे अच्छी लगेगी? लुटी एंजोने के उधर रहोगे। दिल्ली जैसा इंडिया में कोई शहर नहीं है मेरे बच्चे। वजीराबाद दिल्ली नहीं
अरे मैं आइडिया बता रहा हूँ, दिल्ली में एक दोबारा कभी मत कहना दिल्ली में नहीं रहेंगे। बताओ, सारे आईएएस अधिकारियों को पहले ही पसंद दिल्ली, दिल्ली उसके न बोले मुंबई। दिल्ली भाई आपने देखी नहीं मेरे बच्चे, कभी देख लिया करो, छुट्टी उट्टी इसलिए होती है संडे उंडे को। दिल्ली जाओ राष्ट्रपति बन, अरे हम कहाँ रहेंगे, मुखर्जी नगर में रहेंगे और कहाँ रहेंगे। लो, हम भी फुक्कड़ तुम भी फुक्कड़। मेरे बच्चों, आपने देखा है कोई आईएएस ऑफिसर वजीराबाद में रहता है, मुखर्जी नगर में रहता है? नहीं, आईएएस अधिकारी का एड्रेस उधर है, उधर की दिल्ली चमचम चमचम बड़े पार्क से। यहाँ गाय माता कहीं भी गोबर कर सकते हैं, कोई भरोसा नहीं। हम क्या कर सकते हैं यहाँ पे? इसलिए दिल्ली बड़ी, उधर जाओ जोरबाग, चाणक्य लेन, तब आपको दिखेगी दिल्ली। कह रहे दिल्ली में दोबारा ऐसा कहना मत किसी के सामने। दिल्ली आए हो, दिल्ली छोड़ के चले जाओगे, ओ माय गॉड, फिर मेरे पढ़ाने का फायदा क्या हुआ? अच्छा, दूसरी बात, रहोगे बस जाओगे तो कुछ करोगे भी या ऐसे ही? क्या करोगे? क्या? अरे मेरे बच्चों, अरे भाई पैसा, रहने के लिए पैसा चाहिए, घर बनाने के लिए पैसा चाहिए, व्यवसाय और आजीविका का अधिकार, व्यवसाय आजीविका का अधिकार। इसलिए मेरे बच्चों, जितने अधिकार हैं सब सीरीज से हैं। इसका मतलब क्या है? बोल लेंगे तो सम्मेलन चाहिए, सम्मेलन है तो समूह चाहिए, समूह का तो आना जाना होगा, आना जाना होगा तो बस भी सकते हैं, बस भी सकते हैं तो रुपया रुपया कुछ चाहिए कि नहीं चाहिए? व्यवसाय वाणिज्य करना, यही फंडामेंटल राइट है। इसका मतलब है क्लास से यहां तक आए, किस आर्टिकल का प्रयोग किया? किसका? कौन सा? 19 का कौन सा सेक्शन? यही तो है आवागमन, यही तो आवागमन है। इसलिए कई बार मेरे बच्चे क्लास से पूछते हैं कि मैं आऊं जाऊं, हमने कहा अनुच्छेद 19, क्लास तुम्हारी है। अब सवाल ये है, इसलिए कई बच्चे रोज फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे लिखते हैं, किसका प्रयोग किया? 19 का। चाइना में होते थे फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्विटर, ये सब नहीं बोलना है। आप कभी भी सरकार के खिलाफ कोई बात लिख सकते हो, खूब बहुत लोग लिखते हैं। ये सब आर्टिकल 19 ही तो है। यानी आप याद रखो, 19 अधिकार नहीं है, किसी विद्वान ने कहा है पूरे फंडामेंटल राइट का एपिसेंटर है। किसी एक फंडामेंटल राइट में इतने सेक्शन नहीं है, ए बी सी डी ई, किसी फंडामेंटल राइट में अपने इतने सेक्शन देखे हैं। लेकिन अब देखिए, हम अमेरिका तो है नहीं, ब्रिटेन तो है नहीं, ब्रिटेन में बोलने, देखिए ब्रिटेन में, अच्छा बोलने की, देखिए एक बात याद रखिए, दुनिया में स्वच्छंदता तो कहीं हो नहीं सकती, बोलने का असीमित अधिकार नहीं हो सकता। अब हर लोग एक साथ बोलना शुरू कर दे, कौन किसको सुनेगा? अब कोई बोलने लगे, उसके पीछे कोई पेन से उसको ऐसे ऐसे करने लगे, गड़बड़ बात है कि नहीं मेरे बच्चों? इसका सीधा मतलब है एब्सोल्यूट राइट आपको नहीं मिलता। हाँ, अमेरिका को में ये बात है, अमेरिकी संविधान निर्माताओं ने संविधान में फंडामेंटल राइट पर रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाया। इसका ये मतलब न माना जाए कि वो फंडामेंटल राइट वहाँ पे एब्सोल्यूट है, वहाँ फंडामेंटल राइट पर रिस्ट्रिक्शन पुलिस लगाती है। अब देखिए, अगर आर्टिकल 19 क्लॉज 2 से क्लॉज 6 न होता तो क्या होता, इसका एग्जाम्पल आपको बता दें। अब यही बैलेंस संविधान में बताऊँ रखा हुआ है। अब इस बात को ऐसे अगर मिला के आप देखेंगे तो आप पहला आपको दिखेगा आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज ए, बोलने, वाक का मतलब है बोलने, फ्रीडम ऑफ वाक और बोलने की आज़ादी। लेकिन जो चूंकि एक तरफ तो आज़ादी है, लेकिन इस बात को हम बोल नहीं सकते, इस पे सीधा रिस्ट्रिक्शन है आर्टिकल 19 क्लॉज 2 का, इस पे प्रतिबंध है। प्रतिबंध लग गया, संविधान में ही लग गया। यही अमेरिका और हमारे संविधान फर्क है, अमेरिकी संविधान में ऐसा कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, लेकिन हमारी परिस्थितियां तो आप जानते हैं बच्चों। अच्छा, अमेरिका इंग्लैंड में क्या है, बोलने वाले नागरिक बड़े मर्यादित हैं, उनको कर्तव्य बहुत पता है, वो बिला वजह विवाद पैदा नहीं करते, फेक न्यूज़ नहीं देते, बेवजह किसी पर आरोप नहीं लगाते। हमारे यहाँ देखिए, हर आदमी दूसरे को चोर कहने पर आमादा है, कमाल की बात है। इसलिए हमने बोलने की आज़ादी नहीं दी थी।
तो कई बार लोग कहते हैं ना कि अमेरिका में ऐसी आज़ादी है, ब्रिटेन में ऐसी आज़ादी है, तो वहाँ के नागरिक कितने सिविलाइज हैं ये भी तो आप देखिए, बिला वजह। और हमारे यहाँ तो कई बार प्रचार पाने के लिए कई बार हमने न्यूज़ देखा अमिताभ बच्चन मर गए, हम कहा हैं, मैं देखा पता चला फेक न्यूज़ है। बताइए भाई, ऐसे महान लोगों के बारे में ऐसी बातें कह देना मर गए, कितनी नकारात्मक बात है ये। क्यों? न्यूज़ पाने के लिए। अच्छा, कई बार आजकल फैशन हो गया है। अभी मैं देख रहा था पूजा पांडे ने कह दिया मैं मर गई। हाँ, पूनम पांडे ने। अच्छा, जीएस बहुत तगड़ा है यही। मेरे बच्चों, ऐसे ही बच्चे मुझे चाहिए, स्मार्ट। भाई यूपीएससी के स्टूडेंट को सबको जानकारी होनी चाहिए। अब सवाल ये है, प्रतिबंध का संविधान प्रतिबंध का आधार देता है। आधार क्या है? आधार क्या है? लोक की व्यवस्था। आधार क्या है? राष्ट्र की अखंडता। आधार क्या है? मानहानि, कंटेम्प्ट। आधार क्या है? अवमानना, न्यायालय की अवमानना। आधार क्या है? अपराध को बढ़ावा देना। और आधार क्या है? सदाचार, नैतिकता। उसके बाद विदेशी राज्यों से मित्रतापूर्ण संबंध। विदेशी राज्यों से मित्रतापूर्ण संबंध। आप देखेंगे ये संविधान में बाकायदा रिस्ट्रिक्शन है, यानी अखंडता, संप्रभुता, मानहानि। एक बड़ा इंटरेस्टिंग है, जितनी बड़ी चिड़िया नहीं उतनी बड़ी पूंछ। आज़ादी एक लाइन में दी गई और प्रतिबंध कितने लाइन लगा दिया गया? 10। लेकिन आप देखिए उसको एक ही लाइन मत मानिए। आज़ादी में तमाम बातें शामिल है, किताब लिखना, फिल्म बनाना। और आप ये देखिए, अब इसका इम्प्लीमेंटेशन देखिए। अब संविधान प्रतिबंध लगा देता है। अब इसका मतलब क्या समझा जाए, इस बारे में थोड़े मतभेद होते हैं। खास तौर पे कुछ चीज़ों पर तो विवाद ज़्यादा होता है। जैसे देखिए, विदेशी राज्यों से मित्रतापूर्ण संबंध, अपराध को बढ़ावा देना, ये तो बहुत विजिबल हो जाती है। न्यायालय की अवमानना, मानहानि, ये तो बहुत क्लियर कट हो जाती है। सदाचार, अब सदाचार क्या है, नैतिकता क्या है, यानी मॉरलिटी। अब सदाचार और नैतिकता क्या है, इस बारे में बड़ा मतभेद आता रहता है। अब सवाल ये है, यानी अब इसलिए कितना कोई कपड़ा पहन ले सदाचार है, कितना कपड़ा पहन ले तो क्या है? फिल्म में क्या दिखा दिया जाए कि नैतिकता के खिलाफ है। अब मान लो इमरान हाशमी कोई फिल्म है, अब बताओ दोस्तों, तो उसमें नज़दीकी आएगी? लेकिन किसका है? डायरेक्टर और हीरो की। भाई दोनों के बीच संबंध अच्छे होंगे तभी तो फिल्म बनेगी। आप नज़दीकी बहुत ज़्यादा समझ लेते हैं, गलत बात मत समझिए मेरे बच्चों, यही तो समस्या है। आप याद यकीन मानिए, किशोर कुमार, अब यही समस्या है यार। एक बार तो फिल्म में, अब जरा सोच के देखिए, फिल्म में एडवर्टीजमेंट है, जुबा केसरी, बोलो ये मेरे बच्चे बोलो जुबा केसरी, उसमें एडवर्टीजमेंट अक्षय कुमार थे। अब इस बात पर बड़ा विवाद हो गया लोगों का, भैया देखो ये फिटनेस फ्रीक हैं और ऐसी बातें करते हैं, ऐसे एडवर्टीजमेंट में अक्षय कुमार आ गए हैं, ये तो अनैतिक है। एक बार तो ऐसा मामला आ गया था, क्या शराब का एडवर्टीजमेंट करना नैतिक है? नैतिक है। तेंदुलकर से पूछा गया, उन्हें मना कर दिया, उन्होंने कहा मैं शराब का एडवर्टीजमेंट नहीं करूंगा। अब सवाल है कि क्या नैतिक है, क्या नैतिक है? विभाजक रेखा थोड़ी कठोर है। कई बार तो राष्ट्र की एकता, अखंडता, यहाँ पे मामला स्पष्ट हो जाता है, लेकिन विवाद ये होता है क्योंकि इनके मायने संविधान में बताए नहीं गए हैं। लेकिन होता क्या है, अगर ये आधार ना बताए गए होते, अब इसका व्यवहारिक प्रयोग देखिए, इन्हीं आधारों पर
संसद विधि बनाएगी। अगर ये आधार न होते तो कभी संसद विधि बनाई नहीं सकती थी। अब संसद विधि कैसी बनाएगी? प्रेस ऑब्जेक्शनेबल एक्ट, ये संसद के लॉ है। कुछ एग्जाम्पल आपको बताते हैं। वो लॉ के बारे में आपको ध्यान नहीं रखना है कि एग्जाम्पल मैं बता रहा हूँ। अब ये नहीं कि आप लॉ के पीछे पड़ गए, वो सब पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। अब संसद ने बना दिया प्रेस ऑब्जेक्शनेबल एक्ट, प्रेस पब्लिकेशन प्रेस ऑब्जेक्शनेबल पब्लिकेशन एक्ट। संसद ने बना दिया सिनेमेटोग्राफी एक्ट। संसद बना सिनेमेटोग्राफी एक्ट। संसद ने बना दिया आईटी एक्ट। और भी किसी एक्ट का एग्जाम्पल आपको याद आ रहा है? वो तो सिनेमेटोग्राफी एक्ट से आता है। सिनेमेटोग्राफी एक्ट से ही सेंसर बोर्ड का निर्माण होता है। या अब यूएपीए को अलग से आप अनुच्छेद 22 में रख सकते हैं, तो यूएपीए को हम यहां नहीं लाएंगे। यूएपीए तो अलग मामला है ही है, लेकिन आपको लगता नहीं उसके अलावा जो भारतीय दंड संहिता है कुल मिलाकर रिस्ट्रिक्शन ही तो है। भाई भारतीय दंड संहिता है, बोलेंगे या किसी के अपराध कर देंगे। तो लोग कहते हैं कि ये मान लीजिए कुछ संसद ने कानून बना दिया। हमें 2-3 एग्जाम्पल बताया जो हमें याद आ गया अचानक। ये कानून संसद ने बना दिया। इसका सीधा मतलब है कि अगर ये रिस्ट्रिक्शन ना होते तो ये कानून न बनते। अब विवाद कहां पर आता है? हमारे यहां विवाद ये नहीं है कि संसद ने कानून के द्वारा स्वतंत्रता को सीमित किया। बात ध्यान सुनने की है। प्रतिबंध किसने लगा रखा है? संविधान ने। आजादी किसने दी है? संविधान ने। लेकिन संविधान ये इजाजत संसद को दे रहा है कि आप रिस्ट्रिक्शन के बारे में लॉ बनाइए। तो लॉ बनाने का काम संसद को है। अब विवाद इस बात पे है, जैसे कि कई बार ऐसा हो जाता है, मान लीजिए इंडिया चाइना के सीमा के विवाद पे। हमारे यहाँ तो लोग आईआर को जानते नहीं, बिला वजह मामला सेंसिटिव बना दिया। कोई आपने ऐसी न्यूज़ पब्लिश कर दी जिससे भारतीय सुरक्षा पर गहरा प्रभाव पड़ गया, भारत चीन संबंधों प्रभावित हो गए। इसे आप याद रखिए, जैसे ऐसे मुद्दे होते हैं सीधे मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग सीधा एक मैसेज देती है, इस बारे में आप कोई न्यूज़ नहीं चला सकते, तो मामला रुक जाता है। ये हमारे प्रतिबंध का आधार है जो कई बार कार्यपालिका करती है। लॉ तो बने ही हुए हैं, ये लॉ बन गए हैं। इसलिए आप देखोगे अभी एक जो एक्ट आ रहा था पोस्टल एक्ट पे पहले भी बात था, अभी पोस्टल एक्ट एक नए फॉर्म में आया है। उसका नाम क्या है? टेलीग्राफ एक्ट। आपने कई बार विवाद में भी सुना होगा। तो इसका मतलब है कानून कौन बना रही है? संसद। अधिकार कौन दे रहा है? संविधान। और संसद तो पार्टी की संस्था है। तो क्या ऐसा तो नहीं है कि संसद जो संविधान से प्रतिबंध करने की शक्ति मिली है अधिकार को, वो पता चला कुछ ज़्यादा ही प्रतिबंधित कर दे? संसद के द्वारा ऐसा तो ना हो। बताए प्रतिबंध क्यों लगा गया है? अधिकार आज़ादी छीनने के लिए या आज़ादी के दुरुपयोग को रोकने के लिए? इसका सीधा मतलब है आज़ादी। इसका मतलब ये हो गया आज़ादी का प्रयोग आप करिए। किसके खिलाफ? देश तोड़ने के लिए नहीं, समाज में अपराध बढ़ाने के लिए नहीं। अब कोई ये कहे कि आतंकवादियों का समर्थन करने लगे, ये आज़ादी तो नहीं है। कोई ये कहे कि भाई हम देश से अलग हो जाएंगे, आज़ादी नहीं है। कोई ये कहे कि हम आपराधिक गैंग खोल लेंगे और कोई बिला वजह न्यायाधीश की व्यक्तिगत टिप्पणी करने लगे, ये आज़ादी हमें नहीं है। तो लॉजिकल दिखता है कि भाई आज़ादी पे रिस्ट्रिक्शन बड़ा लॉजिकल है। अच्छा, आज़ादी हम प्रयोग करेंगे जिस समाज में रहेंगे, व्यवस्था ध्यान में रखना है कि पता चला सांप्रदायिकता बढ़ाने के लिए कुछ हमने बोल दिया, समाज लड़ गया आपस में। लेकिन विवाद कहाँ होता है? ये विभाजक रेखा कहाँ खींचे? संसद के द्वारा बनाया गया कानून आज़ादी छीनता नहीं, आज़ादी को दुरुपयोग कर रहा है, आज़ादी के दुरुपयोग को सीमित कर रहा है। इसी मामले में मतभेद आता है। तो आगे लिख लीजिए। क्या लिखा आपने? हेडिंग कुछ लिखा क्या? अच्छा, आगे लिख लीजिए। बताइए क्या पूछ रहे हो? निरपेक्ष।
देखो निरपेक्ष मैंने पहले बता रखा है, अभी मैं फिर बता दूं। निरपेक्ष का सीधा मतलब है आप कहाँ बैठी हो, निरपेक्ष रूप में या सापेक्ष रूप में? किसके सापेक्ष? आप किसके सापेक्ष बैठी हो? अरे ये बगल में तुम्हारी दोस्त है भाई, मेरी तरफ देख रही हो, वो आगे तुम्हारी दोस्त है, मैं तो बहुत दूर हूं, मेरी भी सापेक्ष आप हो, इधर है उधर अगल बगल है और मेरी तरफ देख रही है। इसका मतलब आप इनके सापेक्ष बैठ रही हो और आप अपना मुंह लेके कान में 2-4 गाली दे दो उसको, बगल में है। आज़ादी है आपको? नहीं है। आज़ादी आपकी निरपेक्ष नहीं। अगर निरपेक्ष होती तो आप यहाँ खड़े हो कुछ भी कह दोगी। निरपेक्ष का मतलब क्या है? मैं कुछ भी कहूँ ये सब प्रतिबंध मेरे ऊपर लागू नहीं होगा, निरपेक्ष हो गया। न समाज आएगा, न सरकार आएगी, न राज्य आएगी, नैतिकता सदाचार हमारे खिलाफ कोई नहीं, निरपेक्ष। लेकिन आपके खिलाफ है। जैसे आप बोलोगी, अगर इनके खिलाफ आपने बोला तो परमिशन नहीं पड़ेगी, इसका मतलब है। और आप इस प्रतिबंध के मतलब क्या है? समय निरपेक्ष और सापेक्ष याद रखिए, समय के हिसाब से बदल जाते हैं। किशोर कुमार, एक जमाना 70 के दशक में किशोर कुमार ने एक सॉन्ग गाया था, सेंसर बोर्ड ने मना कर दिया था। सेंसर बोर्ड ने कहा नहीं, सॉन्ग में अश्लीलता है। अभी बड़ा विवाद आया था, एक महिला ने अपनी बेटी के शरीर पर पूरा बना दिया था टैटू और उसको फेसबुक पे लोड कर दिया। लोग उच्चतम न्यायालय में चले गए, उनका माय लॉर्ड ये अश्लीलता है। और उच्चतम न्यायालय की भाई मर्जी है। उच्चतम न्यायालय ने कहा नहीं, न्यूड होना ऑब्सीन होना दोनों में फर्क है, इसका मतलब है अश्लीलता नहीं है। तो अब न्यायपालिका तय करेगा कि न्यूड होना इसका मतलब है नग्न होना और अश्लील होना, दोनों बातों में अंतर है। अब कहाँ अंतर करे कहाँ न करे तो माय लॉर्ड ही तय करते हैं। लेकिन आप याद रखो यही विवाद का विषय है और हमें इसमें 2-4 पॉइंट काम के निकाल लेने हैं। क्या क्या देखो, जितने ओटीटी वगैरह है सब पे यही तो बात चल रही है, उनके लिए सेंसर करने का वो मैकेनिज्म नहीं है। तो अभी विवाद है कि किस तरीके से उनके लिए अलग सिनेमेटोग्राफी एक्ट ओटीटी के लिए भी अप्लाई हो। अभी आप देखो फेसबुक, ये सब यूट्यूब, इन सब पर उतने रिस्ट्रिक्शन नहीं है जो अभी लॉ में रिस्ट्रिक्शन लगाए जाने का प्रयास किया जा रहा है। आगे लिख लीजिए। क्या? अच्छा हाँ, बता, सीधी सी बात है। अभी मोदी जी ऑस्ट्रिया गए हैं ना, मेलोनी से हाथ मिलाया उधर। अब उसके पहले G7 गए थे और आप उसके बारे में बड़ी टिप्पणी कर दीजिए, मोदी जी की यात्रा बिल्कुल बेकार है, देश के पैसे की बर्बादी है, मेलोनी हमारे किसी काम नहीं आएगी, आपको खोपचे में ले लिया जाएगा। आप ऐसा नहीं बोल सकते। विदेश यात्रा बहुत सोच समझ के होती है, फॉरेन पॉलिसी बहुत सोच समझ डिसाइड होती है। अब पता चला कि हमारा प्रधानमंत्री अमेरिका के साथ मित्रता कर रहा है और आप क्या कह रहे हैं, ये तो अमेरिका किसी काम की नहीं है, प्रधानमंत्री की यात्रा बेकार है। ये आपको बोलने का अधिकार नहीं है। अरे विदेशी मित्र बहुत सोच समझ के बनाया जाता है, मित्र के बारे में ऐसा आप नहीं कहेंगे, ये भी रिस्ट्रिक्शन है आप पे। हेडिंग लिख लीजिए, तार्किक प्रतिबंध हेडिंग है। तार्किक प्रतिबंध के ब्रैकेट में इंग्लिश वाला शब्द भी जरूर लिख लीजिएगा, रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन। इसको कई बार हिंदी में कहते हैं युक्त प्रतिबंध। तार्किक कहिए, युक्त कहिए। रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस, तार्किक प्रतिबंध। पहला पॉइंट, नागरिकों को मूल अधिकार संविधान से दिया गया है
और उस पर प्रतिबंध भी नागरिकों को मूल अधिकार संविधान से दिया गया है और उस पर प्रतिबंध भी संविधान के द्वारा आरोपित है। उस पर प्रतिबंध भी संविधान के द्वारा आरोपित है। लेकिन संविधान के इन्हीं आधारों पर संसद और राज्य विधानसभाओं को, या केवल संसद ही लिखिए, संविधान के इन आधारों पर संसद को विधि निर्माण की शक्ति दी गई है। संसद को विधि निर्माण की शक्ति दी गई है। परंतु यह संभव है कि संसदीय विधि जानबूझकर अभिव्यक्ति के अधिकारों की कटौती न करे। और यदि नागरिक संसदीय विधि को चुनौती देता है तो उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय यह निर्धारित करेगा कि प्रतिबंध तार्किक है अथवा अतार्किक। उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय यह निर्धारित करेगा कि प्रतिबंध तार्किक है अथवा अतार्किक। अगला पॉइंट, तार्किक प्रतिबंध का कोई निश्चित अर्थ नहीं है। तार्किक प्रतिबंध का कोई निश्चित अर्थ नहीं है, अपितु यह समय और परिस्थितियों के अनुसार परिवर्तित हो सकता है। तार्किक प्रतिबंध का आधार निश्चित नहीं है, यानी वस्तुनिष्ठ नहीं है, अपितु यह समय और परिस्थितियों के अनुसार परिवर्तित हो सकता है। अपितु यह समय और परिस्थितियों के अनुसार परिवर्तित हो सकता है। जिनकी जांच निम्नलिखित आधारों पर की जाती है। जिनकी जांच निम्नलिखित आधारों पर की जाती है। जिनकी जांच निम्नलिखित आधारों पर की जाती है। बड़ी सिंपल सी बात आपको बता दें, बड़ी सिंपल सी बात। वैसे ये सीधा बोलने के अधिकार से नहीं है, आवागमन के अधिकार से है, लेकिन किसी भी आज़ादी पर प्रतिबंध तार्किक है अतार्किक है, वो आपके जीवन सीधा एग्जाम्पल है। अच्छा, आप लोग यहाँ पे किराए पे रहते हो? लड़कियाँ भी हॉस्टल में रहती हैं?
तो जिस हॉस्टल में आप रहती हो वहाँ आने जाने कोई समय रिस्ट्रिक्टेड है या नहीं है? कौन से कितना कितना बजे तक लास्ट में आपको आना होता है? कितना? 10 बजे। ये रिस्ट्रिक्शन तार्किक है या अतार्किक? क्या बताओ, हमें अतार्किक लग रहा है। 10 बजे रात, अरे भाई दिल्ली में रह रहे हो तो मान लो कि 12-1 बजे रात मुझे कहीं चाय पीने का मन हुआ, अब पढ़ रहे हो मैं रात भर, अब मकान मालिक कह रहा है 10:30 बजे आने के बाद में आना मत। इसका मतलब है, अब देखो तार्किक अतार्किक का मतलब पर्सन टू पर्सन वेरी करेगा, इसका कोई ऑब्जेक्टिव मतलब नहीं होगा। दूसरा, अच्छा आप लोगों के कमरे में किसी का आना जाना प्रतिबंधित है या कोई आ जा सकता है? प्रतिबंधित है, आ जा सकता है? प्रतिबंधित है। तार्किक है अतार्किक है? क्या कमाल की बात है। आपके घर में मम्मी आ जाए, मम्मी आ जाए तो आपको रिस्ट्रिक्शन होगा कि आप उसको लेवा मत जाओ? यही बात तो मैं कह रहा हूं। अरे मेरे बच्चों, इसीलिए जब लोग यूनिवर्सिटी को हॉस्टल में पढ़ते थे 24 घंटे में जब आओ जब आपकी मर्जी है। कमाल की बात है, इसमें कौन रिस्ट्रिक्शन भाई। अच्छा दूसरी बात, अभी अभी फिल्म आई थी सलमान खान की, जवान फिल्म आई थी। हाँ शाहरुख खान के, वो मेरा भी थोड़ा और शाहरुख खान की जवान फिल्म आई थी। अब जवान फिल्म पर कुछ लोगों ने इसलिए आपत्ति कर दी कि बड़ी अजीब सी बात है, कुछ लोगों ने कहा कि जो वहाँ पे महिलाएं डांस करते हुए कपड़े पहने थी, कपड़ा भगवा हुआ कलर का था। क्या देखने वाले लोग हैं? पठान में था? अच्छा अच्छा, मतलब ऐसा, हाँ पठान में, सही सही। ओ माय गॉड, ये जीएस की क्या स्टूडेंट, क्या माइन्यूट ऑब्जर्वेशन है। अच्छी बात है। मूल कर्तव्य में पूछूंगा, याद रखना। मूल कर्तव्य फटाफट याद रखना। तो अब सवाल ये है, बता अब इस पे अब एक कपड़े पर ऑब्जेक्शन कर लेना तार्किक है अतार्किक है? और सवाल ये है, 1970 दशक में किशोर कुमार को जब कहा गया सॉन्ग आप मत गाइए, तो उसे फिल्म सेंसर बोर्ड ने कहा नहीं ये अतार्किक है। और जो रणबीर कपूर ने गाना गाया कि अब करूंगा गंदी बात गंदी बात गंदी बात, कमाल की बात है। किसने कहा था? अच्छा शाहिद कपूर ने। ओह माय गॉड। अच्छा इधर तो थोड़ा आप जानते हो, इधर उधर मिक्स हो जा रहा है सब मामला। तो मेरे बच्चों ये बताओ, ये इसको परमिशन कैसे दे दिया? ये तार्किक था अतार्किक था? क्योंकि ये दुविधा इसलिए आ रही है। और आपको मैं बताऊं, पहली बार आप याद रखिए, दिल्ली में जो रिस्ट्रिक्शन लगा हुआ है आपके आज़ादी पे, जो हमारा देश रिस्ट्रिक्शन लगाता है, आपको तार्किक लग सकता है, अमेरिकन को ये रिस्ट्रिक्शन अतार्किक लगेगा। कोई अमेरिकन और इंग्लैंड का आदमी हमारे यहाँ जाए, कहेगा यार ये कौन सा देश है, यहाँ इतने बोलने पर प्रतिबंध है। अमेरिका इंग्लैंड में तो ये है, सेंसर उनसर का प्रावधान ही नहीं है। हमारे यहाँ तो याल है, अभी सब आधार चुके दिए हुए हैं, प्रेस को सेंसर हम कर सकते हैं, हम पहले भी बाद में भी। पहले का मतलब है किसी राज्य किसी डिस्ट्रिक्ट का डीएम ये पेपर को निर्देश दे सकता है, इस न्यूज़ के बारे में रिपोर्ट छापने से पहले एक कॉपी हमारे ऑफिस में रखिए, हम अप्रूव करेंगे तब आप छापेंगे। ये तक है हमारे यहाँ। बाद में भी कह सकते हैं कि छापने के बाद, अब फिल्म बनाई हॉलीवुड की, आप जानते हैं हॉलीवुड की फिल्में जब बनती हैं सेंसर बोर्ड के पास नहीं जाती, क्योंकि फिल्म दर्शक और बनाने वाले के बीच का मामला है। अब तीसरा आदमी कैसे आ जाता है इसमें? मान लो मुझे फिल्म ठीक नहीं लगी, या तो मैं दूसरी फिल्म बना लूँ या फिल्म ना देखूं, यही तो ऑप्शन है। अब इसमें कौन सा मतलब लठ लेके पहुंच जाना, फिल्म नहीं चलने देंगे, हमारे परंपरा का अपमान है। अरे भाई इतनी मेहनत से इतनी लागत से फिल्में बनती हैं, आप दूसरी फिल्म बना लो। लॉजिकल तो यही बात होना चाहिए। अरे मेरे बच्चों, इसलिए अब एक मामला ऐसा था, एक हाई कोर्ट में मद्रास हाई कोर्ट का मामला था। उसमें कैदी जेल में बंद था, उसने एक ऐसी किताब लिखी बड़ी, उस किताब में जो लिखा गया, उस किताब को बैन करने के लिए एक व्यक्ति मद्रास उच्च न्यायालय चला गया। उसने कहा इस किताब को तत्काल बैन किया जाए, क्योंकि जो उसमें लिखा है बहुत ज़्यादा अश्लील है,
मद्रास हाई कोर्ट ने कहा तूने पढ़ा क्यों, तो उसे किसने कहा वे पढ़ो। अब मेरे बच्चों यही आपत्ति होती है। अब एक बार हमारे यहाँ गोवा में एक मिनिस्टर ने जाकर कहा कि मैं विदेशियों को मैं नहीं आने दूंगा, जो कपड़े यहाँ बहन के बीच पे आते हैं ये हमारी कल्चर खराब कर रहे हैं। किसी ने कहा अरे भाई उनको तुम देखने क्यों गए थे वहाँ पे। मेरे बच्चों यही झगड़ा है। आप यूएस में चले जाओ, अमेरिका में तो हाल ये है कि कोई भी महिला, मैं पुरुष की बात नहीं कर रहा, पुरुष तो मतलब सामान्य ही है, कोई भी महिला स्विमिंग पूल से स्विमिंग कॉस्ट्यूम के ड्रेस में अपने कमरे तक चली जाती है, कोई देखने वाला ही नहीं, क्योंकि बचपन से ही सब देखते रहे, उनके कल्चर में पार्ट है। हमारे यहाँ तो कुछ अभी कोई कपड़ा पहन लेगा लड़के तो ऐसे मतलब वो एक्सरे कर लेंगे मेरे बच्चों, देखेंगे नहीं। इसलिए एक बात याद दिला, कई लोगों को ये भी गलतफहमी है कि महिलाओं के खिलाफ इसलिए अत्याचार ज्यादा होते हैं, कपड़े कम पहनती है। ना, कपड़े कम पहनने का अत्याचार कोई संबंध नहीं है। हमारे घर में अगर बहन होती कपड़े कम पहनती तो आपत्ति हमें नहीं है, उसके खिलाफ तो अत्याचार नहीं होता। नजरिया बदलने की आवश्यकता है या कपड़ा? नजरिया। कौन कह रहा है कपड़ा? वो कौन है तालिबान यहाँ बैठा हुआ है अभी, मैं ठास दूंगा अभी बच्चों। मजाक कर रहा हूँ। अरे 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 मेरे बच्चों यही तो दुनिया है, यही तो आज़ादी की बात है। और एक बात याद रखो, अगर मेरे बच्चों ये दुनिया आज़ाद नहीं होगी कितनी मनहूस होगी, जरा सोच के देखो। ये दुनिया देखो क्या हमारा देश है यार, शादी होती है दन दन बैंड बाजा, कई देशों में तो ऐसा आजकल लोग हमारी शादी से, हमारा शादी इंटरनेशनल ब्रांड बन रही है। पश्चिम में क्या है, आप शादी किसी पार्टी में जाओगे आप कहोगे भैया ये मैयत में जा रहे हैं शादी में जा रहे हैं, कोई बैंड नहीं, दो दूल्हा दुल्हन गए कोर्ट में गए, दो सिप लिया कि शादी हो गई। ये कौन सा भाई शादी का मतलब हल्दी, उसके बाद मेहंदी, उसके बाद डांस बाजा बारात, उसके बाद नाग नागिन, तब शादी होती है दोस्तों। अरे मेरे बच्चों ये चीजें दुनिया में कई जगह अवेलेबल नहीं है, ये देख के हैरान हो जाओगे अब। इसे आज़ादी रोकने का प्रयास न किया जाए, चैलेंज तो होता ही है। तो तार्किक प्रतिबंध, तार्किक का मतलब है अब अमेरिका में अगर जिस तरीके से महिलाएं अमेरिका में कपड़ा पहनती हैं, यहाँ पे आ जाए तो लोग कहेंगे रीजनेबल नहीं है, वहाँ सब कुछ रीजनेबल है। और कई बार देखिए आप, विवाद तो होता ही रहता है हर बात पे, तो लेकिन सारांश यही है। इसलिए जब भी कोई मेंस में सवाल आता है आपको क्या लिखना है, संविधान प्रावधान ये है, संसद शक्ति ये है, विवाद ये है, निष्कर्ष ये है। कोई भी घटना आ जाए, अरे मेरे बच्चों ये संविधान बदल जाएगा, घटना बदल जाएगी, घटना बदलेगी ना, संविधान थोड़ी बदलेगा। इसे अगर हमें कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी होगा आज़ादी पर हमें क्या स्टैंड लेना है। अब कहीं फिल्म का आ जाए, आज पद्मावत है कल पठान होगी, कोई एक तीसरी फिल्म हो जाएगी। घटनाएं बदलती है, मुद्दा एक ही रहता है, आर्गुमेंट आपको वही करना है और हमेशा हम आज़ादी के पक्ष में जाएंगे। बस ये है, राष्ट्रीय एकता अखंडता खिलाफ नहीं है, दोनों में समन्वय होना चाहिए, यही तो बात है, दोनों में समन्वय। क्या लिखा आपने? हाँ, पहला पॉइंट, पहला पॉइंट, प्रतिबंध की तार्किकता। प्रतिबंध की तार्किकता अभिव्यक्ति के माध्यम प्रतिबंध की तार्किकता अभिव्यक्ति के माध्यम एवं परिस्थिति से भी निर्धारित होती है। अभिव्यक्ति के माध्यम एवं परिस्थिति से भी निर्धारित होती है। फिल्म का निर्माण और किताब लेखन, फिल्म का निर्माण और किताब लेखन
अभिव्यक्ति के दो पृथक माध्यम हैं। फिल्म का निर्माण और किताब लेखन अभिव्यक्ति के दो पृथक माध्यम हैं। परंतु फिल्मों का प्रभाव जनमानस पर किताब की तुलना में ज़्यादा होता है। फिल्मों का प्रभाव जनमानस पर किताब की तुलना में ज़्यादा होता है। इसलिए क्योंकि फिल्में बंद कमरे में और एक विशेष वातावरण में दिखाई जाती हैं। क्योंकि फिल्में बंद कमरे में और एक विशेष वातावरण में दिखाई जाती हैं। फिल्में बंद कमरे में और एक विशेष वातावरण में दिखाई जाती हैं। तो अब आप देखिए, किताब पर जो प्रतिबंध तार्किक होगा वो हो सकता है फिल्म के लिए तार्किक न हो। इसलिए उच्च न्यायालय ने किताब को प्रतिबंधित नहीं किया, फिल्म को प्रतिबंधित किया। तो भाई तार्किक क्या है, अतार्किक क्या है, डिपेंड करता है कि अभिव्यक्ति का माध्यम क्या है और परिस्थिति। मान लीजिए कि अभी यहीं पे भाषण देने किसी को आज़ादी दी जा सकती है, लेकिन मान लो इसी समय कोई अव्यवस्था मच गई हो, तो क्या वो भाषण की इजाज़त दी सकती है? नहीं दे सकती है। जहाँ कोई सांप्रदायिक दंगा हो गया हो, वहाँ किसी को बोलने की इजाज़त रोकी जा सकती है, सामान्य परिस्थितियों में दी जाएगी। तो तार्किकता अतार्किकता क्या है, परिस्थिति पर डिपेंड करता है, माध्यम पर। इसलिए आप देखोगे कि कहीं ना कहीं ये बात स्पष्ट है कि फिल्म पर रिस्ट्रिक्शन के माध्यम थोड़ा किताब की तुलना में कठोर होते हैं। दूसरा पॉइंट, या इसी में यह भी लाइन जोड़ लीजिए, इसी में फिर दूसरा पॉइंट लिखिए, इसी में जोड़ लीजिए। इसीलिए फिल्म पर प्रतिबंध किताब की तुलना में कठोर हो सकता है। फिल्म पर प्रतिबंध किताब की तुलना में कठोर हो सकता है। फिल्म पर प्रतिबंध किताब की तुलना में कठोर हो सकता है। अगला पॉइंट लिख लीजिए। अगला पॉइंट है, प्रतिबंध के आधार भी तार्किकता को निर्धारित करते हैं। प्रतिबंध के आधार भी तार्किकता को निर्धारित करते हैं, क्योंकि सदाचार और नैतिकता के आधार पर प्रतिबंध आरोपित करने में सदाचार और नैतिकता के आधार पर प्रतिबंध आरोपित करने में न्यायालय का दृष्टिकोण लचीला होता है। सदाचार और नैतिकता के आधार पर प्रतिबंध आरोपित करने में न्यायालय का दृष्टिकोण
लचीला होता है, लेकिन संप्रभुता और राष्ट्रीय अखंडता के मुद्दे पर संप्रभुता और राष्ट्रीय अखंडता के मुद्दे पर न्यायालय का दृष्टिकोण ज़्यादा कठोर होता है। न्यायालय का दृष्टिकोण ज़्यादा कठोर होता है। संप्रभुता और अखंडता के मुद्दे पर न्यायालय का दृष्टिकोण ज़्यादा कठोर होता है। ये दोनों बातें स्पष्ट है। यानी अगर आप देखिए, किसी फिल्म को बैन करने के दो आधार हो सकते हैं, एक तो अश्लीलता, दूसरा सदाचार। इस पे न्यायपालिका हमेशा फ्लेक्सिबल अप्रोच अपनाती है, क्योंकि अब देखिए, नैतिकता, सदाचार, मॉरलिटी, डिसेंसी कोई ऑब्जेक्टिव परिभाषा नहीं है, पर्सन टू पर्सन वेरी करेगा। क्योंकि जो बूढ़े व्यक्ति को बेकार लगेगा वो जवान को ठीक लगेगा। तो हमारे लिए क्या तार्किक है, दादा के लिए तार्किक है, अलग हो जाएगा। मेरे लिए क्या तार्किक है, अमेरिकन के लिए क्या तार्किक, अलग हो जाएगा। कभी एक चीज एक हो ही नहीं सकती। तो अब मान लीजिए दोस्तों, अब देखिए तार्किक का तार्किक क्या है, कितना बड़ा इसमें डिबेट है। मान लीजिए कि मेरे घर में कोई ऐसी बात हुई, अभी मुझे निमंत्रण आया, हस्बैंड था इंडियन, वाइफ थी अमेरिकन, उसकी शादी थी लखनऊ में। मैंने घर वालों को बता दिया कि मैं शादी में जा रहा हूँ। और क्या ऐसी शादी में तुम भी जा रहे हो? ये कौन सी शादी जो घर से विद्रोह कर की जा रही है? हमने कहा भाई यही तो आज़ादी का सही मतलब है। मैंने कहा ऐसी अंतर्राष्ट्रीय शादी में तो मैं बिल्कुल जाऊंगा। कई लोगों के तार्किक लग रही थी, हमें तार्किक लग रही थी, पर्सन टू पर्सन वेरी हो गया। और मान लो भविष्य में कोई आपको कार्ड मिलता है, महेश वेट्स रमेश, क्या समझा आपने? और मेरे बच्चों, अब बताओ ये तार्किक है या अतार्किक है? क्या अब ये लफड़ा हो गया मेरे बच्चों। इसलिए अब इसी बात में मामला फंसा हुआ है। अभी न्यायपालिका ने थोड़ा सा कहा था और यही विवाद हो जाता है। न्यायपालिका ने कहा भाई इतने मॉडर्न मत बन जाओ कि पता चला कि लड़के लड़के में ही शादी हो रही है, और पता चला कि उधर से हमारे पास निमंत्रण आया कि सुशीला वेट्स ललिता। कमाल की बात है यार, ऐसा भी नहीं। तो अब ये डिबेट का पॉइंट है, कहाँ तार्किक होगा, अगला पॉइंट। लेकिन जो बात स्पष्ट है, अगला पॉइंट है संसद के द्वारा संसद का मतलब राज्य ही तो है, संसद तो राज्य ही है। संसद के द्वारा आरोपित प्रतिबंध प्रक्रियात्मक रूप में तार्किक होना चाहिए। प्रक्रियात्मक अंडरलाइन, संसद के द्वारा आरोपित प्रतिबंध प्रक्रियात्मक रूप में तार्किक होना चाहिए। और तत्वात्मक अथवा आनुपातिक रूप में भी तार्किक होना चाहिए। तत्वात्मक अथवा आनुपातिक रूप में भी तार्किक होना चाहिए। अब इसका सिंपल सा मतलब ये है, मान लीजिए कि अब हमने कोई फिल्म बनाई जवान, फिल्म की लेंथ बनाई हमने 2 घंटे 50 मिनट, सेंसर बोर्ड के पास मैं ले गया, सेंसर बोर्ड ने 2 घंटे 30 मिनट की फिल्म काट दी। तार्किक है अतार्किक है? अतार्किक है। ये मेरे इसलिए अनुपात गड़बड़ है इसमें। अरे भाई डायरेक्टर इतना बेवकूफ़ी वाला काम तो नहीं किया होगा, और आप पूरी फिल्म ही आपने काट दिया।
अब मान लीजिए फिल्म है 2 घंटे 50 मिनट की और हमने काटी 10 मिनट के सीन काट दिए अलग अलग तरीके से, तार्किक है अतार्किक? ये तत्वात्मक। तत्वात्मक का मतलब मात्रा, अनुपात। तत्व का मतलब क्या है भाई? कहते हैं कोई तत्व की बात नहीं यार। तत्व का मतलब है मैं आपको गिफ्ट लेकर आऊं। अच्छा, मुहर्रम पे आप लोगों की छुट्टी हो रही है क्या? अच्छा, मुझे पता नहीं। अच्छा, मुझे पता। अब मैं एक एग्जाम्पल लेगा, मान लो कि अच्छा कोई मुहर्रम छोड़ो, रक्षाबंधन पे मैं आपके पास एक गिफ्ट लेकर आऊं, खाली डिब्बा पैक, मिठाई का डिब्बा, उसमें कुछ हो ना हो, मैं दे दूं, लो बहना ले लो। उसमें तत्व है या कुछ कुछ तत्व नहीं है? तत्व नहीं है। इसलिए मेरे बच्चों, तार्किकता अतार्किकता इस बात से भी तय होती है क्या वो अनुपातिक रूप में ठीक है कि नहीं है। क्योंकि प्रतिबंध का उद्देश्य क्या है? आज़ादी को नष्ट करना या आज़ादी के मिसयूज को रोकना? तो यही बात न्यायपालिका जांच करती है। इसलिए हर मामले में न्यायपालिका अलग अलग कोई ना कोई मामला लेकर आती है, तो हर केस न्यायपालिका के सामने आता है। इसलिए अंतहीन विवाद है तो चलता ही रहता है हमेशा। दूसरी बात, प्रक्रियात्मक रूप में कैसे ठीक होनी चाहिए। मान लीजिए ये मामला पद्मावत के समय आया था। पद्मावत के समय एक व्यक्ति उच्चतम न्यायालय पहुंच गया, उनका माय लॉर्ड ये फिल्म बैन कर दी जाए। उच्चतम ने कहा भाई प्रॉब्लम क्या है फिल्म को, फिल्म में क्या प्रॉब्लम आपको दिखी? उनका देखने लायक नहीं है, मैं कैसे बताऊं? सुप्रीम कोर्ट है बिना देखे आपको पता चल गया फिल्म में क्या प्रॉब्लम है। और ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, उच्चतम ने कहा नहीं नहीं ये प्रक्रियात्मक रूप में ठीक नहीं है, पहले फिल्म सेंसर बोर्ड के पास जाएगी, सेंसर बोर्ड ने क्या कहा उसके बाद आप फिल्म देखो, आपको जहां आपत्ति है वो बताओ, उसके बाद हम सुनेंगे मैटर। इस तरीके से बात नहीं बनेगी। इसलिए प्रक्रियात्मक का मतलब है भाई किसी व्यक्ति को, मान लीजिए मुझे आपत्ति है कि जो आपने फिल्म बनाई उसमें अश्लील है, तो आपको अपना पक्ष रखने का अवसर मैं दूंगा या एक तरफा तरीके से फिल्म ही बैन कर दूंगा? ये प्रक्रियात्मक रूप में ठीक नहीं है। देखिए प्रक्रिया का मतलब क्या है, किसी व्यक्ति पे कोई आरोप है तो उसको भी सुना जाए, उसको भी। मान लीजिए कि मैं कह रहा हूँ ये किताब आपने ऐसे लिखी हुई है, तो भाई राइटर को एक बार अवसर तो दिया जाए अपनी बात एक्सप्लेन करे। आप उसके पक्ष को सुनिए, आप उसको बताइए, उसके बाद आप रिस्ट्रिक्शन लगा सकते हैं, मनमानी तरीके से नहीं। प्रक्रिया फॉलो करनी पड़ेगी। हमारे रूल ऑफ लॉ है, व्यक्ति की मर्जी थोड़ी चलती है, व्यक्ति की मर्जी नहीं चलती। इसलिए ये है बैलेंस, हमारे एक बेहतरीन बैलेंस बनाया गया है, न्यायपालिका का काम है। और इसलिए इस देश में देखिए प्रतिबंध तो है लेकिन आज़ादी बहुत ज़्यादा है। आप यकीन मानिए इतने बड़े देश में इतना आज़ादी मिलना, किसी विकासशील देश में, अमेरिका और ब्रिटेन से कंपेयर मत करिए, इतनी बड़ी आज़ादी होना है बहुत बड़ी बात है ये। यही तो परिणाम है कि हमारे फिल्म इंडस्ट्री, हॉलीवुड के बाद अगर दुनिया में कोई फिल्म इंडस्ट्री हावी हो पाई, मुंबई फिल्म इंडस्ट्री है ये। आजकल तो हम पूरी दुनिया में छाने को तैयार हैं, पूरी दुनिया में प्रभाव बढ़ रहा है। लेकिन एक और हेडिंग लिखिए, कहाँ और गड़बड़ी है, तब निष्कर्ष पर आएंगे। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और मॉरल पुलिसिंग, नैतिक पहरेदारी। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और मॉरल पुलिसिंग। मॉरल पुलिसिंग आपको मैं बताऊं, मॉरल पुलिसिंग कहाँ होती है? मॉरल पुलिसिंग कई जगह है, अफगानिस्तान में, सऊदी अरेबिया में। आपको मैं बताऊं कैसे मॉरल पुलिसिंग है। आपको पता होगा मलाला की नाक काट ली गई थी, और मलाला गोली मारी गई थी, और अफगानिस्तान में एक महिला की, मैं महिला का नाम भूल गया, उसकी नाक काट ली गई थी, और अमेरिका में टाइम मैगजीन ने उसे फ्रंट पेज पे जगह दिया था। अब आपको पता है कि उस महिला की नाक क्यों काटी गई? मैं कारण बता दूंगा तब दंग रह जाएंगे। और मलाला गोली क्यों मारी गई थी वाला कारण था। महिला की जानते हैं नाक क्यों काटी गई थी? क्योंकि तालिबानियों का यह आरोप था
कि ये महिला सार्वजनिक रूप में अपने परिवार के अलावा किसी व्यक्ति के साथ घूम रही थी। तो मैं कई बार दंग हो जाता हूँ, दिल्ली में कितने लोगों का नाक कटा होता अगर ये बात कमाल की बात है। तो मुझे तो नाक सही सलामत नहीं दिखती किसी की। अरे मेरे बच्चों, अब कमाल की बात है यार ये। अरे मेरे बच्चों, अब बताओ ये क्या है? मॉरल पुलिसिंग। आप ये देखो, दुनिया में कई जगह है। अब देखो, ईरान के नए राष्ट्रपति आए हैं, इसी बात पे तो विवाद है। ईरान के नए राष्ट्रपति कह रहे हैं नहीं, स्कार्फ हम परमिशन नहीं देंगे, धर्म का इससे संबंध नहीं है। मलाला से पूछा गया था कि आप इस्लाम खिलाफ हो क्या? मलाला ने कहा किसने कहा? तो उनसे पूछा गया नहीं, आप तो कह रही हो कि तालिबान खिलाफत में हो। उन्होंने कहा अरे भाई, इस्लाम के जो बेसिक प्रिंसिपल है उसमें स्कार्फ और ये सब कहीं नहीं आता। बेसिक प्रिंसिपल है तो हज करना, जक़ात करना, जो उसके फंडामेंटल प्रिंसिपल है, 5 बार नमाज अदा करना। तो अब अगर आप देखोगे, धर्म में समस्या नहीं है, धर्म की समस्या पर नैतिक पहरेदारी है। और हमारे यहाँ देखो बजरंग दल वाले, अब पता चला कि पार्क में कोई बच्चे बच्चियाँ बैठे हैं, अभी कहते हैं वैलेंटाइन डे क्या है। अरे जब तुमने नहीं मनाया तो क्यों जलते हो जो मना रहे हैं? कमाल की बात है। और एक बात याद रखो, इसी आदमी जो कई बार मैं देखा बूढ़ापे में सठिया जाता है, उसको इस बात का फ्रस्ट्रेशन नहीं को बैठा क्यों है, वो कहता है मुझे ऐसा मौका क्यों नहीं मिला। और ये बजरंग दल वाले क्या करते हैं, कोई पार्क में बैठ गया, ले घूं से ले कहे कि तुम राखी बांधो। अरे राखी क्यों बांधो भाई उसको? मैं राखी किसी और को बांधूंगा, पार्क पर किसी और के साथ बैठा हूं, ये तुम तय करोगे। यही मॉरल पुलिसिंग है। खाप पंचायत कह देती है इनसे विवाह मत करना, उनसे विवाह मत करना, ये लो। अब ये भी लोग तय करेंगे, ड्रेस भी तय करेंगे, विवाह भी तय करेंगे, खाना भी तय करेंगे। ये भी जीना कोई जीना है मेरे लल्लू। इसलिए मेरे दोस्तों, आज़ादी के लिए राज्य ही चुनौती है, समाज भी चुनौती है। यही खतरा है हमारे यहाँ। यूरोप में ऐसा नहीं है, हमारे यहाँ समाज ही बड़ी चुनौती है। इसलिए मेरे बच्चों देखो, लड़कियों को कभी ऐसा दिल्ली में ऐसा महसूस हुआ कि वो 12 बजे रात सड़क पर घूमते हुए चले? नहीं चल सकती। राज्य मना करता है, समाज। लिख लो मेरे बच्चों, क्या लिखा आपने? इसलिए देखिए, देखो बात फिर ध्यान सुनिए, पुलिस का काम ही पहरेदारी करना है। पुलिस का काम पहरेदारी करना है। और पुलिस पहरेदारी किस बात पे करती है? पुलिस कभी आपसे, आप मेट्रो में जा रहे हो और कभी आपने स्टाइलिश कपड़ा पहना, एकदम झांगा वांगा जैसे, एकदम दंदना कैसे गए, एकदम से यहाँ पे चंगू मंगू वाली लाइफ स्टाइल पर के। सीआरपीएफ का जवान कभी आपसे नहीं पूछ सकता ये कौन सा कपड़ा पहने हो, उसका काम ये नहीं है। वो केवल ये चेक करेगा कि आपके पास आर्म्स तो नहीं है। पुलिस का काम केवल ये है कि आपने किसी को पीटा तो नहीं, अगर किसी ने व्यक्ति ने मोबाइल तो नहीं छीना। पुलिस का काम है पहरेदारी करना। वो पहरेदारी कैसी है? लॉ को मेंटेन रखना, नैतिक पहरेदारी नहीं। पुलिस वाला कभी आपसे नहीं पूछ सकता कभी आपने ऐसा चेक किया है और आज किसकी शादी में जा रहे हो, इसका पुलिस से मतलब नहीं। किसकी शादी में जाऊं, शादी में न जाऊं, ये उसका मतलब नहीं है। मॉरल पुलिसिंग का मतलब है जो कानून में नहीं है, संविधान में भी नहीं है, उसके बावजूद भी हमारी आज़ादी छीन लेना। यही तो बहुमतवाद है बच्चों। डेमोक्रेसी में इसी बात खतरा होता है। और जहाँ बहुमत लोग होते हैं, सोचते हैं जैसा हम खाएं वैसे सब खाएं, जैसा हम बोलें वैसे सब बोलें। यही तो आज़ादी का हनन है। आज़ादी का मतलब ही होता है अलग तरीके से सोचना। इसलिए मेरे बच्चों, आज़ादी अगर हमने कहीं देखा इंडिया में आज़ादी का प्रयोग करते हुए, फिल्मी दुनिया के लोग एकदम से आज़ादी प्रयोग करते हैं। कोई विवाह कर रहा है 10 साल बड़ी महिला से, दूसरा विवाह किया 10 साल छोटी महिला से, कोई विवाह ही नहीं कर रहा है, कोई 4-4 विवाह कर रहा है, आज़ादी है। कोई बिना विवाह के ही बच्चा पैदा कर रहा है। आज़ादी का ये मतलब होता है। और ऐसे ऐसे कपड़े पहन कर आ रहे हैं, दंग रह जाओगे। वो फैशन सेट करते हैं। लिख लो, आप कुछ नहीं कर पाओगे। अरे जब मैं ही कुछ नहीं कर पाया तो मेरे बच्चों, मैं आपको उत्साहित कर रहा हूं, कुछ कर नहीं पाओगे। लिख लो बस। क्या लिखा आपने? पहला पॉइंट, अगला पॉइंट, यह संयोग का विषय है। क्लियर? लिख लीजिए पहला पॉइंट, यह संयोग का विषय है।
यह संयोग का विषय है कि भारत में आज़ादी के लिए राज्य और सरकार से भी बड़ा खतरा आज़ादी के लिए राज्य सरकार से बड़ा खतरा बहुमत समाज पैदा करता है। बहुमत समाज अंडरलाइन। राज्य समाज से बड़ा खतरा बहुमत समाज पैदा करता है, जहां परंपरा, प्रथा, और अनेक धार्मिक आधारों पर स्वतंत्रता को सीमित किया जाता है, जिसका संविधान और विधि में कोई आधार नहीं है। जिसका संविधान और विधि में कोई आधार नहीं है। अगला हेडिंग लिख लीजिए। सरकार का विरोध एवं राष्ट्र की एकता अखंडता। अगला हेडिंग है सरकार का विरोध एवं राष्ट्र की एकता अखंडता। सरकार का विरोध एवं राष्ट्र की एकता अखंडता। पहला पॉइंट, स्वतंत्रता संविधान के द्वारा दी गई है, सरकार के द्वारा नहीं। स्वतंत्रता संविधान के द्वारा दी गई है, सरकार के द्वारा नहीं। स्वतंत्रता संविधान के द्वारा दी गई है, सरकार के द्वारा नहीं। इसलिए किसी भी नागरिक को सरकार की आलोचना करने का मूल अधिकार है। किसी भी नागरिक को सरकार की आलोचना करने का मूल अधिकार है। सरकार की आलोचना करने का मूल अधिकार है। अगला पॉइंट, नागरिक को राष्ट्र की संप्रभुता और अखंडता खंडित करने का अधिकार नहीं है। राष्ट्र की संप्रभुता और अखंडता को खंडित करने का अधिकार नहीं है। नागरिक को राष्ट्र की संप्रभुता, अखंडता खंडित करने का अधिकार नहीं है, लेकिन स्वतंत्रता के लिए सबसे बड़ी चुनौती तब उत्पन्न होती है स्वतंत्रता के लिए सबसे बड़ी चुनौती तब उत्पन्न होती है जब राष्ट्र की एकता अखंडता के बहाने
जब राष्ट्र की एकता अखंडता के बहाने सरकार के विरोध को दबाने का प्रयास किया जाता है, जब राष्ट्र की एकता अखंडता के बहाने सरकार के विरोध को दबाने का प्रयास किया जाता है, सरकार के विरोध को दबाने का प्रयास किया जाता है, अथवा विपक्ष की आवाज के दमन का प्रयास होता है, अथवा विपक्ष की आवाज के दमन का प्रयास किया जाता है। अब आप देखेंगे यही तो समस्या आती है व्यवहारिक रूप में। अब सवाल है, आपने किसी मुख्यमंत्री की आलोचना कर दी तो क्या होगा? अब हमें मुख्यमंत्री की आलोचना करना क्या राष्ट्र की अखंडता के खिलाफ जाना है? नहीं है। लेकिन ये रेखा खींचे कौन? भाई मुख्यमंत्री के पास पावर है, मुख्यमंत्री खूब चमले लेगा। लेकिन लोग उच्चतम न्यायालय जाते हैं, इसलिए उच्चतम न्यायालय है, इसलिए कई बार आप देखते हैं, एक है राष्ट्रद्रोह, दूसरा है राजद्रोह। सरकार के खिलाफ जाना है राजद्रोह है। अब तिरंगा जला देना, अब मान लीजिए कोई दुर्भाग्य से कोई संसद में कूद पड़ा, ये आज़ादी के परमिशन नहीं दे सकता है। कुछ अभी छात्र देख रहे हैं संसद में कूद पड़े, भाई कुछ हमला कर दिया, कुछ भी कर दिया, आज़ादी के नाम पे ये परमिसिबल नहीं है। लेकिन हमेशा हर देश में यही होता है, और कोई वर्तमान सरकार की बात नहीं है, जब भी कोई सत्ता में आता है समस्या यहीं पे आती है। ये कोई पहली बार थोड़ी हो रहा है। लोगों की स्मृतियाँ कमज़ोर होती है। सत्ता का स्वभाव ऐसा है कि जब भी कोई सत्ता में आ जाता है वो विपक्ष को ही रोकता है, अपनी आलोचना को रोकता है। यानी वो कह लेता है सरकार की आलोचना का मतलब है राष्ट्र की आलोचना। भाई राष्ट्र की आलोचना कब होगी? जब हम संविधान जला दें, जब पार्लियामेंट में कूद जाए, जब सेना पे हमला कर दे, तब तो माना जाएगा भाई राष्ट्र पे हमने हमला कर दिया। अब गणतंत्र दिवस कोई कार्यक्रम हो रहा है, उसमें कोई कूद पड़े बीच में, नहीं, तभी राष्ट्र पर हमला है। लेकिन अब सरकार की आलोचना करना, मुख्यमंत्री की आलोचना करना, ये तो हमारा फंडामेंटल राइट है। यही तो हमें फंडामेंटल राइट मिला हुआ है जो सरकार ने दिया नहीं है। लेकिन अब सरकार कई बार लोक व्यवस्था के नाम पर इन सब चीज़ों को सीमित करने का प्रयास करती है। इसलिए कहा भी जाता है न्यायपालिका तो है ही है, नागरिक समाज भी बहुत जागरूक होना चाहिए। लेकिन बस हमारे यहाँ दुर्भाग्य की बात यही है, कई बार लोग आज़ादी के नाम पर तनाव पैदा करना चाहते हैं, समाज में हिंसा फैलाना चाहते हैं। पर आजकल तो एक फैशन बन गया है, अपने पॉलिटिकल करियर को आगे बढ़ाने के लिए सनसनी पैदा करना चाहते हैं, कुछ ऐसी घटना करना जिस समाज में दंगा हो जाए, उल्टी सीधी बात करके वो लाइमलाइट में आना चाहते हैं। ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण ट्रेंड है, इससे समाज का नुकसान है। ये आज़ादी देने का पर्पज़ नहीं था। अब कुछ अलग बातों को देख ले जो आर्टिकल 19 क्लॉज 1A से आगे हैं। यहाँ तक बात हो गई। अच्छा, किसी बच्चे ने पूछा है आरक्षण का मैम रोस्टर क्या है? अब रोस्टर सिंपल सी बात ये है, और रोस्टर मतलब घुमाना। जैसे आप देखते हो यूपीएससी में क्या होता है कि हर साल फ्रेश वैकेंसी आती है, तो हर साल फ्रेश वैकेंसी आती है, सीधे हम रिजर्वेशन 60-40 कर देते हैं। दूसरी बात, लेकिन कहीं भी अब मान लो विश्वविद्यालय है, कॉलेज है, अब विश्वविद्यालय कॉलेज में एक ही साथ रिटायर्ड थोड़े होंगे लोग, कभी एक रिटायर हुआ, 2 रिटायर हुआ, 3। तो मान लो कि 13 वैकेंसी उसमें है, तो हम रोस्टर बना देते हैं। पहला 4 जनरल को, 5वां ओबीसी को, 6वां एससी को, 7वां एसटी को, यही रोस्टर है। तो जिस क्रम पे वो वैकेंसी खाली होगी उस कम्युनिटी के लिए जाएगी। 13 के बाद फिर से 1 से गिनती शुरू हो जाएगी, यही रोस्टर है। तो अच्छा, यही रोस्ट किसी ने और पूछा है। और देखिए मैं फिर कई बार आप ऐसे सवाल पूछते हैं पॉलिटिकल डिबेटेबल, तो उसका कोई जवाब ही नहीं है। अब हम तो यही रिक्वेस्ट करें ऐसे सवाल से बचिए। आप देखो बच्चे हो, आप कई बार हम कह देंगे तो आप बुरा भी मान जाते हो, लेकिन टीचर और पेरेंट्स का काम तो कुछ ऐसा होता ही है जो कई बार आपको पसंद नहीं भी आता। तो जब आप कोई ऑब्जेक्टिव चीज़ पूछते हो, तो जैसे किसी बच्चे ने इंटरनेट का अधिकार क्या है, इंटरनेट का अधिकार आगे आपको बता देंगे, व्यवसाय के अधिकार में है। भाई आज तो व्यवसाय बिना इंटरनेट के हो ही नहीं सकता, और व्यवसाय का अधिकार आर्टिकल 19 में है। और कई बार 19 से 21 बहुत जुड़ गया है, आगे आपको बता देंगे। फिर किसी ने बीबीसी के बारे में पूछा, देखिए फिर विवादास्पद बात है, तो जिसके बारे में आप उत्तर जानते हो शॉर्ट नोट्स कैसे बताएं? अरे पहले एक बार अच्छे से पढ़ लो, फिर मैं बता दूंगा कैसे बनाओ।
किसी बच्चे ने पूछा गुड मॉर्निंग, आई वुड लाइक, आई से दैट माई बैकग्राउंड इज मेडिकल, अच्छा दैट्स वाई आई डोंट हैव एनी आइडिया अबाउट पॉलिटी एंड व्हाट प्लीज से आर्टिकल ऑल्सो व्हेन यू सेड लाइक फंडामेंटल। अरे भाई, मैं तो बताते समय मान के चलता हूं कि आपका कोई बैकग्राउंड ही नहीं है, तो डोंट वरी अबाउट बैकग्राउंड। बेसिक बात, अगर आपको कहीं प्रॉब्लम आ जाए तो आप पूछ लेना कहाँ आपको प्रॉब्लम है। तो ये मत सोचो अब किसी ने फिर वही EWS में SC ST में, कि सब विवाद का विषय है, कि जो आप विवाद का विषय पूछते तो उसका उत्तर बड़ा ही। फिर किसी ने कहा आर्टिकल 15-16 को मूल ढांचे को हटाए बिना, अरे मूल ढांचा आगे बता देंगे मेरे पुत्र, क्यों इतना घबरा रहे हो। फिर किसी ने पूछा कैरी फॉरवर्ड, मैंने बताया रोस्टर बता, कैरी फॉरवर्ड का मतलब आगे ले जाना। कैरी फॉरवर्ड का मतलब क्या है? आगे ले जाना। अब मान लो कि आगे क्या, आप कुछ आगे ले गए कि नहीं ले गए? आगे ले गए कि नहीं ले गए? क्या आगे ले गए? होमवर्क, होमवर्क दिया था आज का, उसको कैरी फॉरवर्ड कर दिया संडे के लिए। तो ऐसे बची हुई सीटों को आगे बढ़ा देना क्या है? इस साल की सीटें हैं उसको भरने के लिए हमने अगली साल बढ़ा दिया, इसका नाम क्या है? कैरी फॉरवर्ड। और दूसरा, किसी बच्चे ने पूछा स्वच्छंदता, अचानक इस क्लास में कोई बच्चा उठ के नाचने लगे तो क्या है? स्वच्छंदता। अचानक कोई बच्चा हेलमेट लिया, अच्छा बाइक लिया हेलमेट से, और तुरंत बाइक की स्पीड कर दिया 120 किलोमीटर, स्वतंत्रता है, स्वच्छंदता है। और 3 लोगों को धक्का मारा। इसलिए मेरे बच्चों बहुत ध्यान से देखना, बाइक आपकी है, चलाना आपको है, इसके बावजूद सरकार ने स्पीड लिमिट कर रखा है। ये आज़ादी पे प्रतिबंध है कि नहीं? इसलिए बिना प्रतिबंधों की आज़ादी मिलती नहीं मेरे बच्चों। लेकिन ये प्रतिबंध मनमानी नहीं होने चाहिए, यही बात है। आगे लिख लीजिए। क्या मतलब? आगे लिख लीजिए। स्वतंत्रता हेडिंग है, हाँ हेडिंग ही तो है। स्वतंत्रता का अधिकार और लोकतंत्र, हाँ जो मैंने बताया उसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? स्वतंत्रता का अधिकार और लोकतंत्र, हेडिंग लिख लीजिए। अच्छा, अब जब जैसे मान ली किसी विषय पर आपको कभी सवाल आ गया कि प्रेस की स्वतंत्रता, तो 4 पॉइंट आप फेवर में लिखेंगे, 4 पॉइंट विरोध में आप लिख देंगे। जैसे मान लीजिए प्रेस की स्वतंत्रता लोकतंत्र के लिए जरूरी है, और आप जानते हो प्रेस को इसीलिए कहा जाता है कि वो शासन का चौथा खंभा है, क्योंकि विपक्ष की बात, आप भाई सरकार की आप आलोचना करोगे, विपक्ष अपनी बात उठाएगा, लेकिन ये बात पहुंचे किसके द्वारा? प्रेस के द्वारा। तो हमेशा प्रेस लोकतंत्र के लिए बहुत फंडामेंटल है, बिना प्रेस के बात बन नहीं पाती। लेकिन दूसरे पक्ष में भी चले जाओगे, आजकल तो प्रेस व्यवसाय भी हो गया है, पॉलिटिकल पार्टी के लोगों ने भी प्रेस चला रखा है, और सनसनी पैदा करने के लिए प्रेस का प्रयोग किया जा रहा है। पूछता है भारत, तो क्यों पूछ रहे हो भाई डेली? ऐसे भी प्रेस तो है। इसे दूसरे पक्ष पे जाके फिर निष्कर्ष आप लिख दोगे कि आज़ादी होनी चाहिए, लेकिन स्वाभाविक रूप में आज़ादी लोकतंत्र के विकास के लिए, व्यक्ति के व्यक्तित्व के विकास के लिए किया जाए, समाज में सनसनी फैलाने के लिए और राष्ट्र की एकता अखंडता के खिलाफ न किया जाए। यही तो निष्कर्ष होगा हमेशा। बीच का मामला ले जाएंगे, कोई भी विषय आ जाए, 2-4 पॉइंट पक्ष में, 2-4 पॉइंट विपक्ष में, निष्कर्ष आप लिख दीजिए। आगे लिखिए, क्या लिखा आपने? स्वतंत्रता का, हाँ पहला पॉइंट। अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 19 में प्रेस की स्वतंत्रता, प्रेस की स्वतंत्रता लोकतंत्र का ऑक्सीजन है। प्रेस की स्वतंत्रता लोकतंत्र का ऑक्सीजन है। और शांतिपूर्ण, बिना हथियारों के, शांतिपूर्ण बिना हथियारों के सम्मेलन
शांतिपूर्ण बिना हथियारों के सम्मेलन का अधिकार भी, शांतिपूर्ण बिना हथियारों का, इसको विशुद्ध नाम है निरायुध, पीसफुल विदाउट आर्म्स, शांतिपूर्ण बिना हथियारों के सम्मेलन, ये लिखा हुआ है। सम्मेलन क्या लिखा आपने? हथियारों का सम्मेलन भी मूल अधिकार है। भी मूल अधिकार है जिसके अंतर्गत नागरिकों को धरना प्रदर्शन, जिसके अंतर्गत नागरिकों को धरना प्रदर्शन में शामिल होने की छूट दी जाती है। नागरिकों को धरना प्रदर्शन में शामिल होने की छूट दी जाती है, परंतु शाहीन बाग वाद में, शाहीन बाग बड़ा दिल्ली में तो है, शाहीन बाग बड़ा फेमस हुआ था, परंतु शाहीन बाग वाद में उच्चतम न्यायालय ने कहा कि यह धरना प्रदर्शन एक निर्धारित स्थान पर होना चाहिए। यह धरना प्रदर्शन एक निर्धारित स्थान पर होना चाहिए। धरना प्रदर्शन निर्धारित स्थान पर होना चाहिए। राजमार्ग को रोकना, राजमार्ग को रोकना अथवा रेल संचालन को बाधित करना, राजमार्ग को रोकना अथवा रेल संचालन को बाधित करना अन्य नागरिकों के अधिकारों में हस्तक्षेप की भांति है। अन्य नागरिकों के अधिकार में हस्तक्षेप की भांति है। आज के लिए इतना है। कुछ पूछना है आपको इधर आके? आज के लिए इतना है। हाँ बताइए, आइए। आ जाओ, इधर आ जाओ।